नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है कि परिचर्चा की खुली श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे सामान्यतः आईएएस के एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, उसके बारे में आज हम ओवरऑल व्यू इसमें देखेंगे। कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी देखेंगे और जो सामान्य प्रश्न बच्चे जो तैयारी करने वाले होते हैं या अभिभावक जो अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, उनके मन में एक डर का, भ्रम का माहौल होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस एग्जाम को लेकर, तो उन सभी प्रश्नों को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अलग अलग वीडियो आएंगे जो एक्सपर्ट लेंगे। तो आज का हमारा ओवरऑल व्यू रहेगा, प्रश्न रहेगा, भ्रम रहेंगे, मिथ रहेंगे जो एग्जाम को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज मैंने इसके लिए पीपीटी तैयार की है और नए सिस्टम के तहत आपके पास आया है, ताकि आपको हर चीज़ें बारीकी से मैं बता सकूं। तो बने रहिए और उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये वीडियो हम लोग 6 नवंबर को लेकर आने वाले थे, लेकिन मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और उस कारण से यह इतना डिले हो गया। बाकी आज मैं ठीक हूं और आप लोग सबकी दुआ से कोरोना की जंग से जीत चुका हूं। बस थोड़ी सी वीकनेस है, इसीलिए आराम से बात करेंगे, लंबा वीडियो है, तो जुड़े रहिए। पुनः छू लो आसमान किसने रोका है कि इस लाइव श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश कुमार लल्हारे। आज हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, आईएएस के एग्जामिनेशन के बारे में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इस एग्जाम के बारे में संभवतः बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे टॉपर्स के, बहुत सारे टॉपर्स ने अपने अपने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि सभी प्रश्न, कुछ टॉपर्स कुछ वीडियो में कुछ प्रश्नों के आंसर देते हैं, कुछ वीडियो में कुछ प्रश्नों के आंसर देते हैं। मैंने उन सभी प्रश्नों को एक साथ इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। इससे आज मैं दो भागों में बात करूंगा। एक भाग तो हमारा रहेगा फैक्चुअल वाला भाग, जो इस एग्जाम को लेकर होता है। परीक्षा क्या है, परीक्षा का आयोजन कौन करता है, सिविल सेवा का महत्व क्या है, कितने चरणों में एग्जाम होती है, पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, पुस्तकें हम कौन सी यूज करते हैं। और दूसरा पार्ट है ये, जो सामान्यतः लोगों के मन में प्रश्न रहता है, वो प्रश्न है कि हम तैयारी की शुरुआत कब से करें, कितने घंटे पढ़ें, माध्यम क्या होना चाहिए, पहले किसकी तैयारी करें, प्रारंभिक परीक्षा की या मुख्य परीक्षा की, मुख्य परीक्षा के विषय क्या लें, सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, अधिक घंटे कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, कोचिंग क्लास ज्वाइन करें या नहीं करें, पेपर कठिन आए तो क्या करें, डर और दबाव की स्थिति, प्रेरणा की जगह डर और दबाव की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यदि हम जॉब में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग और इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, या सही उत्तर हम कैसे लगाएं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो चलते रहते हैं मन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, इसके फैक्चुअल पार्ट को लेकर हम बात करेंगे। इस एग्जाम की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम को लेकर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है, और इसको देखने के बाद ही आपको इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, जब आप इसमें अपने आप को समझ ले कि हाँ, ये मैं तैयार हूं करने को। तो पहली बात क्या है, परीक्षा कठिन है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि परीक्षा आसान है, कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती, चाहे वो एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे बैंक की एग्जाम हो, सभी एग्जाम कठिन होती है, कोई भी एग्जाम आसान नहीं होती। पेपर आसान हो सकता है, लेकिन कंपटीशन आसान नहीं होता। आपका चयन लाखों के बीच में से कुछ संख्या में होता है, इसीलिए आपको का कंपटीशन बढ़ जाता है, परीक्षाएं कठिन हो जाती हैं। दूसरी बात, आपको 2 से 3 साल कम से कम डेडिकेट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे टॉपर या बहुत सारे वीडियोस 1 साल की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 99%, मैं 95, कम से कम 95 से 99% की बात करूंगा, जो सिलेक्शन होते हैं वो 2 साल के बाद ही होते हैं, और केवल 2 से 1% कह लें जिनका सिलेक्शन 1 साल में हो जाता है। तो ये कॉमन फैक्टर है। मैं 95% लोगों की बात करूंगा जो सामान्यतः मैं देखता हूं। उसके बाद इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं बीमार हो गया, मैंने ये नहीं पढ़ पाया, मुझे याद नहीं होता, मेरी इंग्लिश कमजोर है, कि मेरी मैथ्स कमजोर है, कि अरे मैं तो आर्ट का व्यक्ति हूं। क्योंकि बहानों से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम निकालने के बाद ही आपकी परख बढ़ेगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन, आपको डर, पछतावा, दबाव, डिप्रेशन, घबराहट, ये सब चीजें आपको लगातार बनी रहेंगी।
लगातार आपके दिमाग में कभी ये कंफ्यूजन होगा कि यार मेरे को तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे से तो ये नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग नए आएंगे, वो अच्छे घरों के होंगे, अच्छे स्कूल के होंगे, अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, लोगों के सामने अपनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, तो आपको लगेगा क्या मैं इस लायक हूं कि नहीं लायक हूं। ये बार बार प्रश्न उठेंगे, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है और स्थिर रहना है। और इस एग्जाम की तैयारी के समय कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ अच्छी बात, तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, क्या बात है, लेकिन अक्सर आपको सुनने मिलेगा कुछ समय के बाद कि आप पे लोग कमेंट करेंगे। जैसे मेरे पे लोग कमेंट करते थे जब मैं अपने गांव वापस जाता था, कलेक्टर जा रहा है। वो मानना नहीं चाहते कि वो इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है। तो ये कमेंट आपको लगातार मिलेंगे, जब तक आप सफल नहीं होंगे आप पे विश्वास नहीं किया जाएगा। और जबरदस्ती और दिखावे के लिए तैयारी ना करें। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए तैयारी करने भेज देते हैं ताकि समाज में उनकी इज्जत बन जाए कि मेरा बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है। या बहुत सारे लड़कियां या लड़के भी इसलिए आ जाते हैं ताकि उनका नाम अच्छा हो। वो कई लोग अपने एडमिशन कार्ड को फ्रेम करके रख देते हैं ताकि लोग देखें कि मैं तैयारी कर रहा हूं। कुछ लोग अपनी भविष्य को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, अपना जीवन साथी अच्छा चुनने के लिए भी इस एग्जाम की तैयारी करने आ जाते हैं, या माँ बाप भेज देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जो व्यक्ति तैयारी भी अच्छी करता है और मान लीजिए उसकी प्री की एग्जाम निकल गई, तो जैसे हम इंदौर में तैयारी करते थे, तो मैं छोटे शहरों में देखता हूं कि वो प्री की तैयारी करते हैं और जो प्री निकालता है वो अपने आप को आईएएस से बड़ा समझने लगता है। जो हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तब भी हम अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझते, लेकिन जो प्री वाले बच्चे होते हैं निकाल लेते हैं, उनको बड़ा महत्व दिया जाता है, वो लोगों से बात नहीं करते हैं, एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। तो देखिए, एग्जाम प्री और मेंस निकालना नहीं है। एग्जाम जब तक आपकी रैंक आकर आप इंटरव्यू ना निकाल लें तब तक आपकी एग्जाम निकली नहीं मानी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको दिखावा नहीं करना है, और अगर आप दिखावा करना चाहते हैं तो इस एग्जाम में आकर समय नाश करने की जरूरत नहीं, कहीं भी अपना कैरियर बनाइए, क्योंकि समय खर्च होते हैं। बहुत सारे लोग पुनः जुड़ चुके हैं, मैं पुनः लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे नाम मेरे सामने हैं। राम स्वरूप जी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, कल्पना कौशल जी जुड़ चुके हैं मुझसे, विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, विजय सिंह लोधी जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र पटले जी, अखिलेश राजपूत जी जुड़ चुके हैं। मैं समय समय पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन आपके मन में भी प्रश्न हो तो आप लगातार पूछते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों को भी बाद में लूंगा। तो आप लगातार, अगर आपको लगता है कि आपके भी प्रश्न है तो आप करते रहिए। तो आइए, इसके बाद जब आपने ये स्वीकार कर लिया और आप तैयार है कि हाँ अब मैं एग्जाम की तैयारी करने को तैयार हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आपका अगला स्टेज आता है एग्जाम का। तो अगला स्टेज जब आता है आपका, तो इस एग्जाम के लाभ भी हैं। जैसे मैंने समस्याएं बताई, तो अब मैं आपको, जब आप तैयारी का मन बना चुके हैं, तो हम इस स्टेज में आते हैं। तो इस एग्जाम के लाभ क्या है? पहली बात, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा पद होता है प्रशासनिक सेवा का। मंत्री के बाद यह सबसे बड़ा पद है। कभी कभी तो मंत्री जब नहीं होते हैं तो मंत्रालय की बागडोर इनके हाथ में होती है, और धीरे धीरे प्रमोट होते होते वो देश के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां पर पूरे देश को संभालने का काम भी उन्हीं का होता है। तो इतनी बड़ी सर्विस है, समझिए कि इतनी बड़ी सर्विस है, इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान है, सामाजिक रूप में इतना मान सम्मान है, तो स्वाभाविक सी बात है परीक्षा कठिन होगी, कंपटीशन अधिक होगा। दूसरी बात, ये भेदभाव रहित सर्विस है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें ना काला मतलब रखता है, ना गोरा मतलब रखता है, ना हाइट वाला मतलब रखता है, ना कम हाइट वाला मतलब रखता है, लंगड़ा, अंधा, बहरा, गांव का, शहर का, अरबपति, करोड़पति, गरीब, कोई मायने नहीं रखता। इसमें कोई मायने रखता है तो वो रखता है, ना ही कोई कास्ट मायने रखता है, ना ही कोई वर्ग मायने रखता है। इसमें जो उसका आधार है, उसका आधार केवल योग्यता, मेहनत ही चयन का आधार। आपका ओनली टैलेंट और हार्ड वर्क ही इसमें आपकी योग्यता डिसाइड करती है। तो समझ जाइए कि कभी कभी हम ऐसे बच्चों को निकलते देखते हैं जो शायद कहीं पर खड़े होने लायक, बात करने लायक भी ना हो, और वो बच्चे सिविल सर्विस निकाल जाते हैं और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आप सोच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभिभावकों से और बच्चों से भी कहना चाहता हूं, यदि आप 2-3 सालों की मेहनत करके उस जगह में पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप सपने देखते हैं, जहां पे अपने जीवन में सब कुछ होने की कल्पना देखते हैं, तो एक अच्छी जगह है जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप समाज सेवा भी करना चाहते हैं, देश सेवा भी करना चाहते हैं, और कुछ देखते हैं कि आपको परिवर्तित करना है, कुछ चीजों को, कुछ पॉलिसीज को लगाना है, नई पॉलिसीज बनाना है, आपका दिमाग चलता है, तो एक ऐसा पद है जहां पे आकर आप ये काम भी कर सकते हैं। तो
जहां इस एग्जाम के साथ बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, वहीं इस एग्जाम के फायदे भी अच्छे हैं। जब आपने मन बना लिया है तो अब हम आगे चलते हैं एग्जाम की फैक्चुअल चीजों के बारे में जानकारी लेने। इस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको लेना है तो upsc.gov.in, यूपीएससी एक संस्था है जो संविधान में दी हुई है। यह संस्था जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। मेरा यह मानना है कि अगर आपको डिटेल चाहिए तो यूपीएससी में सब कुछ, यही एक ऐसी एग्जाम है जिसके बारे में मैं आगे बताता हूं कि यह एग्जाम में 3 प्रकार के हमारे अफसर चुने जाते हैं। ये होते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विस, जिसमें 3 सर्विसेज आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस जिसे कहते हैं, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। ये फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम अलग होती है, ये भी ऑल इंडिया सर्विस है लेकिन इसकी एग्जाम अलग होती है। और इस एग्जाम में ग्रुप ए सर्विसेज होती है, ये बेसिकली कार्डर बेस्ड सर्विस है, जो व्यक्ति चयन होता है उस स्टेट में चला जाता है या संघ शासित क्षेत्रों में चला जाता है। ग्रुप ए की सर्विसेज हैं जिसमें आप फॉरेन सर्विस देखेंगे, आप आईआरएस देखेंगे, ऑडिट एंड अकाउंट देखेंगे, सिविल अकाउंट देखेंगे। इसी प्रकार ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, आप कुछ संघ शासित क्षेत्रों में डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, वहां पे एसडीएम की, डीएसपी की, डिप्टी कलेक्टर और डीवाईएसपी का चयन होता है सीधे सीधे। तो 3 प्रकार की सर्विसेज का चयन होता है। इन सर्विसेज से बनते क्या है, क्योंकि मैंने बोला हूं कि ये जो आज का वीडियो है ये तैयारी करने वाले बच्चे या अभिभावकों के लिए, इसलिए मैं कुछ बारीकी चीज बताऊंगा। आपने आईएएस का नाम सुना होगा, हर जगह डीएम बनते हैं, स्टेट में सेक्रेटरी बनते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, सेंट्रल में सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, तो बड़े पदों पर जाते हैं। आईपीएस आप जानते हैं एसपी बनते हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सीबीआई जैसे बड़े पदों पे, सीबीआई डायरेक्टर बड़े पदों पे भी इस एग्जाम के द्वारा जाता है। फॉरेस्ट चूंकि इसकी एग्जाम अलग होती है, लेकिन डीएफओ और फॉरेस्ट के क्षेत्रों में जो हेड पे होते हैं वो इसी सर्विस से होते हैं। विदेश सेवा में, विदेश में जितने भी हमारे पद हैं, एम्बेसडर जाते हैं, विदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मौका मिलता है इस सर्विस के माध्यम से। आईआरएस रेवेन्यू कलेक्शन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। अकाउंट्स आप जानते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट। आप पूरे देश में हेड पे बैठे होते हैं, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके लिए। उसके बाद डिफेंस में भी जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी हेड पे बैठे होते हैं। रेलवे सर्विसेज होते हैं, पोस्टल सर्विसेज होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, जितने भी हेड होते हैं, तो ये जितने भी हेड होते हैं ये सभी इस सर्विस से चुने जाते हैं। जनरली हम इसको आईएएस की सर्विस कहते हैं, लेकिन देश की जितनी भी पद है, महत्वपूर्ण मंत्रालय के महत्वपूर्ण पद होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण पद होते हैं, वो इन्हीं सर्विसेज से होकर आते हैं। तो आइए अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये जो संस्था यूपीएससी, ये संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका पूरा व्याख्या दी हुई है, आर्टिकल 315 से 323 तक। संवैधानिक संस्था का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक संस्था का अर्थ होता है कि इस संस्था पर किसी का दबाव काम नहीं करेगा, संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये संस्था काम करेगी। यानी राजनीति से ये संस्था प्रभावित नहीं होती। अब आप जो सिविल सर्विस चुने जाते हैं, जैसे हम लोग चुने गए हैं, इसमें साफ साफ है कि जो नियोक्ता है उससे नीचे का पदाधिकारी आपको नहीं हटा सकता। तो आपके नियोक्ता कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से नीचे का व्यक्ति आपको नहीं हटा सकता। यानी एक तो जो संस्था चयन कर रही है वो भी संवैधानिक संस्था है, उसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता उसके नियमों के साथ, और जो अधिकारी बनते हैं वो भी किसी के दबाव में नहीं आते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी सिविल सर्विस से सिलेक्ट होकर आता है उसके डिसीजन बड़े ही पावरफुल और बड़े ही प्रगतिशील होते हैं। तो चूंकि अब आप समझ चुके हैं, अब हम आते हैं सर्विस के बारे में कि इस सर्विस की तिथि और योग्यता क्या है। देखिए एकमात्र ऐसी एग्जाम है, यूपीएससी एकमात्र ऐसी संस्था है जो एग्जाम का कैलेंडर 1 साल पहले ही बता देता है। देखिए नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर, 2022 का कैलेंडर आप जाएंगे जैसे यूपीएससी की साइड में तो आपको मिल जाएगा। मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ये भी आपके सामने है। इसका नोटिफिकेशन 10 फरवरी को आने वाला है। एप्लीकेशन कब तक, आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? 2 मार्च है। एडमिट कार्ड कब आएगा? लास्ट वीक ऑफ मई में आएगा। 27 जून को प्री की एग्जाम है। देखिए सब चीज है, मेंस कब होगा ये सब चीज लिखा हुआ है, किस डे पे होगा, क्या होगा, मतलब 1 साल पहले से ही इसकी तैयारी आपको पूरी डेट मालूम हो जाएगी। इस बार कोविड के कारण थोड़ी सी चेंजेस हुई है डेट के कारण, सभी एग्जाम में डेट हुई है, लेकिन तब भी आपके पास अपनी तैयारी करने का एक माध्यम है। ये डेट पहले से होने से आपको क्या लाभ है? देखिए पहले से होने से इसका लाभ ये मिलता है आपको कि आप
उसके अनुसार अपनी तैयारी का टारगेट बना लेते हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप 1 साल की तैयारी की टारगेट बना सकते हो, आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ की जैसी स्ट्रेटजी बनानी है आप बना सकते हो। एक अच्छी बात यह है। पात्रता क्या है? देखो 21 साल के हो गए हो आप, ये पात्रता है। आप ग्रेजुएट हो गए हो या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो। अटेम्प्ट की बात करें और अपर लिमिट की बात करें तो कैटेगरी वाइज ये सब चीज अलग अलग है। जनरल के लिए 32 साल 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 35 साल 9 अटेम्प्ट, SC ST के लिए 37 साल और 37 साल तक जितने अटेम्प्ट दे सकें वो, और जो हमारे डिसेबल हैं जम्मू कश्मीर हैं उनके लिए भी योग्यता आपको दिख रही है। इसमें मैं अधिक बात नहीं करूंगा क्योंकि जब प्री और मेंस का आपका स्पेसिफिक क्लास होगी तो उसमें लोग आपसे बात करेंगे। पुनः मेरे सामने बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, घनश्याम जी दिख रहे हैं, सुनील जी दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। हम क्वेश्चन को जरूर लेंगे लेकिन हम पहले कुछ चीजों को कर लें खत्म। परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस, देखिए ये एक ऐसी चीज है, परीक्षा जो है वो 3 स्तर पे होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा जिसे कहते हैं, तीसरा होता है साक्षात्कार। हमारे पास ये परीक्षा ऐसी क्यों बनाई गई? देखिए जिस प्रकार के अधिकारियों की जरूरत है उसके आधार पर यूपीएससी ने एक पैटर्न तैयार किया है। उस पैटर्न में प्रारंभिक परीक्षा जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, इससे तार्किक, मानसिक और बौद्धिक लोगों का चयन किया जाता है। मेंस मुख्य परीक्षा होती है, उससे वैचारिक और प्रेजेंटर लोगों का चयन किया जाता है, एक बार माना जाता है। इंटरव्यू से चिंतक, दूरदर्शी, मौजूद व्यक्तित्व, निर्णयकर्ता, तटस्थ जैसे चीजों का सोचा जाता है कि इससे ऐसा चयन होगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक सिविल सर्वेंट में होने के लिए। तो इस प्रकार से ये प्री, मेंस और इंटरव्यू के द्वारा एक ऐसे सिविल सर्वेंट का चयन किया जाता है जिसकी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे जैसे आईपीएस हुआ, रेलवे हुआ, ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उन सर्विसेज में जाने के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी देख ली जाती है। देखिए ये सिलेबस आपको दिया। सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण चीज सिलेबस है। सिलेबस एक प्रकार से इस एग्जाम की गीता और रामायण है। यदि आप सिलेबस को नहीं देखते हैं तो ये आपकी मिस्टेक होगी। आपको फोकस पढ़ाई करनी पड़ेगी और सिलेबस को ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये यूपीएससी की साइड है और हर चीज में दी हुई है। देखिए कहीं भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो यूपीएससी का सिलेबस आएगा। सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और उसके बाद ही तैयारी करना चालू करिए। उसके बाद देखिए कुछ मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, सब यूपीएससी की साइड है जो मैंने आपके सामने ओपन की है। देखिए ये सब चीजें हैं, कट ऑफ मार्क्स, आंसर की, सब इंफॉर्मेशन यहीं पे है पिछले एग्जाम्स के बारे में। और आप चाहें तो देखिए उसके पेपर्स, आपको लिखना कैसा है, पेपर कैसे आते हैं, मार्किंग कैसी होती है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एक ऐसी एग्जाम है। अब देखते हैं प्री एग्जाम्स। प्री एग्जाम्स में प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 200-200 मार्क के होते हैं, 2-2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसका आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आए कौन कौन से विषय आते हैं। और एक एप्टीट्यूड सी सेट का पेपर होता है, ये केवल पासिंग होता है सी सेट का पेपर, लेकिन मैं आपको इस बारे में भी आगे बताता हूं। आप देख सकते हैं ये प्री एग्जाम के बारे में नेगेटिव मार्किंग होती है। इस परीक्षा का उद्देश्य छटनी करना है, बहुत अधिक संख्या में जो लोग आ जाते हैं, तार्किक और बौद्धिक लोगों का चयन करना है जो चीजों को समझते हैं। माइनस मार्किंग होती है, 1/3 पॉइंट का माइनस होता है, मतलब 4 क्वेश्चन आप सही करें, 1 क्वेश्चन सही करें और 3 क्वेश्चन गलत करें इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखना है कि इसमें सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। और आगे मैं चलता हूं तो मैं आपको आगे बताता हूं कि देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में क्या किन किन विषयों को सिलेबस, ये आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था हो गई, पर्यावरण हो गया। ये ऐसे विषय हैं जो साफ साफ सिलेबस में लिखे हुए हैं जो इस परीक्षा में आते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि सेकंड सब्जेक्ट जो है जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग्स, डिसीजन मेकिंग, आपके सामने ये सिलेबस है, आप सिलेबस खोल के देखिएगा। मैं इसमें अधिक समय नहीं देना चाहता क्योंकि ये जब प्री की एग्जाम की आपका क्लास होगी, मेंस की होगी, तो आपके सामने सिलेबस बताया जाएगा। बस इतना बताना चाहता हूं कि इसकी मार्किंग 33% है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कई बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। तो आपको फर्स्ट पेपर के साथ साथ इस पेपर में भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आप पहले पेपर में मेहनत करके जो आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं कि इस एग्जाम में इसके कारण आप फेल ना हो जाए। मेंस का पेपर, मेंस के 9 पेपर होते हैं। ये लिखित परीक्षा होती है। ये आपके सामने 2 क्वालिफाइंग होता है, 2 क्वालिफाइंग होता है। एक होता है आप लोकल लैंग्वेज कह लें, जितनी भी संविधान में लैंग्वेज दी हुई है उनमें से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। और एक इंग्लिश का पेपर होता है, इसलिए इस एग्जाम में थोड़ी सी इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे
पूछा जाता है 250 मार्क का। आप ये देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, जिसमें अलग अलग पेपर में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, हिस्ट्री आएगा, गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इसमें साइंस एंड टेक आएगा, इथिक्स, इंटीग्रिटी। ये आपके ऐसे और 4 जनरल स्टडीज मिला के 5 पेपर हो गए, और 2 पेपर होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के मेंस का, जिसका चयन मुख्य परीक्षा का चयन आपको खुद को करना पड़ता है। टोटल मिलाकर 1750 नंबर का ये पेपर केवल पासिंग होता है, हिंदी और इंग्लिश या कोई भी लोकल भाषा का, लेकिन हम इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं और अधिकतम लोग इसमें फेल होते हैं। हिंदी भाषी लोग जो है वो इंग्लिश के पेपर में फेल होते हैं, और कई इंग्लिश पढ़ने वाले लोग ऐसे होते हैं जो लोकल लैंग्वेज के पेपर में फेल हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको इस पेपर में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपकी इससे मेरिट बनती है और आपका मेंस का सब्जेक्ट होता है। तो आगे चलते हैं, जब हम मेंस की बात करेंगे तो करेंगे। ये सब्जेक्ट्स हैं मेंस के, जिसमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 26 विषय दिख रहे हैं, इसके साथ लोकल लैंग्वेज टोटल मिला के 48 तकरीबन पेपर हो जाए, जिसमें से आप चयन कर सकते हैं। ये इंटरव्यू होता है लास्ट में, साक्षात्कार, और टोटल मिला के बात करूं 2025 मतलब 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल मिला के 2025 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा पार्ट, जो आप लोगों के पास समस्या है, जहां पे आप जो बहुत सारे मिथ हैं, जहां भ्रम की स्थिति में रहते हैं, हम उसमें बात करें। पहली बात बोली जाती है कि पेपर बहुत कठिन आता है, यह एग्जाम बहुत कठिन है। देखिए, मेरा यह मानना है कि जब आप एग्जाम को बारीकी से देखेंगे, मैं आपको स्टडी बताता हूं तब हम बात करेंगे। हम जब इस एग्जाम की कोई स्टडी हम देखते हैं पिछले वर्षों के, तो हमको समझ में आता है कि इस एग्जाम में लास्ट ईयर जब मैं बात करूं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, 11,37,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। और कितने लोगों ने एग्जाम अपीयर हुए, एग्जाम में कितने लोग बैठे, तो 5 लाख लोग इस एग्जाम में बैठे। कितने लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की, 15,445 लोगों ने परीक्षा पास की। मुख्य परीक्षा कितने लोगों ने पास की, 2,955 लोगों ने पास की। और टोटल लास्ट सिलेक्शन कितने थे, 1,099 सिलेक्शन थे। यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए कि 1,099 सिलेक्शन के लिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो ये एग्जाम बहुत कठिन दिखती है, बहुत ही कंपटीशन दिखता है। लेकिन जब इसको एनालाइज करें कि 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 5 लाख लोगों ने एग्जाम दी, मतलब आप ये समझिए कि 60% लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं। क्या निकला, 60% लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं। दूसरी बात, इस 5,000 लोगों में, चूंकि देखिए जब 11 लाख में 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 60% नॉन सिंसियर थे जिन्होंने भर दिया था। इस 5 लाख की बात करूं तो कुछ लोग इसी नॉन सिंसियर में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम दे देते हैं, तो मैं इसको करीब 4 लाख मानता हूं। 4 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉन सिंसियर होते हैं, एग्जाम दे देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने नहीं दिया, वैसे कुछ लोग देने वाले होते हैं। तो मोटा मोटा कितना कंपटीशन बचा, 1 लाख का कंपटीशन बचा। 1 लाख के कंपटीशन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 50,000 से 75,000 बच्चे, जो या तो अभी अभी प्री की तैयारी करने आए हैं, या जिसकी तैयारी आधी हुई है, बहुत कम तैयारी हुई है, या कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने बता दिया तो दे दिया एग्जाम। इस प्रकार से 50,000 से 75,000 तक वो बच्चे होते हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब बचे कितने, 25,000। तो मेरा मानना है कि जो 25,000 लोग हैं वो मेन व्यक्ति हैं जो तैयारी करते हैं। अब ये 25,000 लोग कैसे होते हैं, लगभग मैं इसको एक असेसमेंट कर रहा हूं अपने हिसाब से, जो लगभग है। अब 25,000 लोगों में कौन होता है, और यही सही कंपटीशन है। देखिए होता कौन है, एक जो प्री निकाला हुआ है, इस प्री एग्जाम निकालने वाला बच्चा जो है वो फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ, इसमें से 1,000 यानी 1,100 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अर्थात 15,445 में से जो सिलेक्शन हुए 11,000 हो, जिन्हें प्री निकाला वो सीरियस कैंडिडेट जो आपके लिए भविष्य के कॉम्पिटिटर है। 1,000 यहां से निकल गए, 400-500 लोग ये समझ लो जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो कितने बचे, तकरीबन इसमें 14,000 लोग बचे जो आपके लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे, हार्ड कंपटीशन। और जो बच्चे पिछले साल तैयारी कर रहे थे वो इस साल मजबूत हो गए, वो बन गए, कंपटीशन के लिए तैयार हो गए, वो करीबन समझ जाओ 16,000 बच्चे, ये मान लो ऐसे 16,000 बच्चे मान लो। तो इस प्रकार से 30,000 बच्चे ऐसे होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्ट्रांग वे में तैयारी कर रहे हैं। इस 16,000 में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीएससी के एग्जाम में निकाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी के एग्जाम निकाल रहे हैं, सेक्रेटरीट के एग्जाम निकाल रहे हैं, अर्थात उनको नॉलेज बढ़ चुका है। तो ये जो 30,000 का कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण है। 30 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, इस पे फोकस करना है आपको।
रही बात एग्जाम कठिन की, तो मैं आपसे बता दूं कि इसमें सभी क्षेत्रों से सिलेक्शन हो रहे हैं, चाहे आप आईआईटी नीट से लें, चाहे आप 30% तो मैं देखता हूं कि ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा जो सामान्यतः बीए बीएससी करके ग्रेजुएट करता है उससे सिलेक्ट हो रहा है। मैं जैसे गांव का बच्चा हूं, लड़का तो जो सिलेक्ट हुआ, मेरे साथ 20 लोग करीब तैयारी करते थे, 11 लोग निकले और सभी सामान्य परिवार के थे। मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं, मेरे यहां एक बाई काम करती थी। वो बाई बालाघाट में दिल्ली में मुखर्जी नगर में किसी कोने में होती थी, और हम जितने बच्चे तैयारी करते थे उनके यहां आकर वो काम करती थी। और उसका बच्चा सिलेक्ट हो गया। जब सिलेक्ट हुआ तब हमें मालूम हुआ उसे आईपीएस मिला। कुछ दिन तक वो नहीं आई, मिठाई खिलाने आई, हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर से उन्होंने काम करना चालू कर दी। जब हमने टीवी में और वीडियो में और न्यूज़पेपर में उसका देखा तब हमें विश्वास हुआ कि ये बाई सही कह रही है। तब हमने बाई से पूछा कि क्यों, अब तो तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, अब तुम काम क्यों कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि वो अपनी जगह मेहनत करता था, उसने अपना मकाम हासिल किया है और अभी भी उसे आवश्यकता है अपने पैरों पर खड़े होने की, क्योंकि अभी अब उसका कहना चाहिए उसका कैरियर चालू होगा। तो मेरा ये काम है, इसलिए मैं काम करती हूँ। अर्थात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जैसे व्यक्ति, मैंने अपनी आंखों से ऐसे हजारों व्यक्ति देखे हैं जो बहुत ही सामान्य फील्ड से, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों से होते हैं। जैसे मैंने अपने घर में काम करने की बाई का उदाहरण दिया, तो ये एग्जाम बहुत कठिन नहीं है। इस एग्जाम को पास करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, ये पूरा अध्ययन करने के बाद जो मुझे लगता है, देखिए मेरे पास ये लास्ट ईयर का कट ऑफ भी है कि प्रीलिम्स में कितने, जनरल वाले का कितने पे हुआ, 98, ईडब्ल्यूएस का 90 में, ओबीसी का 95 में, एससी का 82 में, एसटी का 77 में, मेंस में भी देखेंगे आप तो ये आपको कट ऑफ दिख जाएगा। टोटल मिला के देखेंगे आप तो 961, 909, 925, 898 और 893, अर्थात 2025 में से कितने नंबर हैं, 961, मतलब 50% भी नंबर नहीं है। 45% में आपका सिलेक्शन हो रहा है, 50% में टॉपर बन रहे हैं आप। यानी कि अब आईआईटी का, पीएमटी का, नीट का, जेई का, कॉलेज का, स्कूल के सब टॉपर आपके बराबर हो गए। यह मैं बता देना चाहता हूं। आपके सामने स्टडी है और ये स्टडी क्या कहती है, ये स्टडी कहती है कि इस परीक्षा में बहुत पहले के प्रतिशत कोई मायने नहीं रखते। देखिए आप अच्छे अंक बनाएंगे तो, आप अच्छे प्रश्न बनाएंगे तो इसका मतलब है कि पढ़ाई में आपकी दिलचस्पी है। लेकिन अगर आप समय से पढ़ना चालू कर देंगे, कम परसेंट बनने के बाद भी, तब भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ऐसे 30% लोग हैं जो सामान्य बैकग्राउंड के होते हैं, सामान्य परसेंट होते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। दूसरी बात, ये मिथ खत्म करता है इस एग्जाम के प्रति। दूसरी बात, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जैसे मैंने बोला आप आईआईटीएंस हैं, आप एमबीबीएस हैं, आप आईआईएम से पढ़े हैं, आप बहुत बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं, ऐसी चीजें भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने बीए किया है 70% से, 60% से, बीएससी किया है 70% से, या छोटे मोटे बीबीए जैसे एग्जाम पास किया वो भी इस एग्जाम को निकाल रहा है। उसके बाद जितने पद हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर 1000 पद है तो 1000 में सिलेक्शन होगा, चाहे पेपर कठिन आए चाहे एग्जाम कठिन हो। अर्थात 1000 लोगों में का तो सिलेक्शन होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि 1000 पद है और 200 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको उस 1000 में आना है। कंपटीशन छोटा है लेकिन कठिन है, अच्छे लोग हैं उसमें, और आपको उस 1000 में आना है, आपको एक पद में लेना है। तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि एग्जाम को कोई भी व्यक्ति दे सकता है। पहला मिथ कि बड़ा व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का बच्चा ही दे सकता है, बहुत ही इंटेलिजेंट दे सकता है, बड़ी बड़ी एग्जाम को पास करने वाला दे सकता है, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम को कोई भी व्यक्ति दे सकता है, यही मेरी पहली चीज है। एग्जाम कठिन, मैंने पहले ही बोला है कि हर एग्जाम कठिन होती है दोस्तों। पहली की एग्जाम भी दिया होगा तो रात को नींद नहीं आती होगी, 5th की भी दिया होगा, 10th की भी दिया होगा, 12th की भी दिया होगा, तो कठिन तो लगती है। एग्जाम तो कोई भी ऐसा नहीं कि आसान लगती हो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको इतना बड़ा अधिकारी बनना है, आपको इतने टॉप पोस्ट पे जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। अब आते हैं आगे हम, तो क्या होना चाहिए इस परीक्षा के लिए, कैसे पास होंगे? तो जो मेरा आकलन है वो है कि इस परीक्षा के लिए आपको ना सबसे पहले इस परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इसलिए मैं कहता हूं सिलेबस को ध्यान से देखिए, समझ पैदा करिए कि एग्जाम है क्या। दूसरी बात, दृष्टिकोण, फोकस रखना पड़ेगा लगातार इस परीक्षा के लिए। तीसरी बात, कंटिन्यूटी, निरंतरता, स्मार्ट स्टडी। बहुत मेहनत करने से 15, 20, 25 घंटे पढ़ने का भी मतलब नहीं, जब तक आप चीजों को समझ नहीं रहे। हम आगे बात करेंगे इसमें। और समय समय पर अपना आकलन सुधार करेंगे। अगर इन क्षेत्रों पे आप काम करते हैं,
चाहे आपके कितने भी प्रश्न बने हो, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे आपका कैसा भी हो, तो आप इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। अब आती है बात, शुरुआत कब करें। एक सामान्य क्वेश्चन बच्चों के बीच में रहता है, शुरुआत कब करें। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, देवराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रमोद जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मुकेश सोलंकी जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सुधीर कुमार जी जुड़ चुके हैं, दसरिया जी जुड़ चुके हैं। इसमें क्या लास्ट ग्रेजुएशन के वर्ष पूर्व में भी आप एग्जाम को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर है तो भी एग्जाम को दे सकते हैं, और आप यूपीएससी की साइड में जाकर जब एलिजिबिलिटी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न के पहले मैं एक सेकंड पानी पी लूं। तो आइए, परीक्षा की शुरुआत कब करें। देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में कि परीक्षा की शुरुआत कब करें। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस परीक्षा आप ग्रेजुएशन के बाद 21 साल के होने के बाद दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे आप नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, जेईई की तैयारी आप समय से पहले 1-2 साल पहले से तैयारी शुरू करते हैं, उसी प्रकार मेरा मानना है कि सिविल्स की तैयारी भी आपको पहले शुरू कर देनी चाहिए। 2 कैटेगरी में मैं बात करना चाहता हूं। जब अभिभावक वर्तनी की गलतियां हो सकती है, ध्यान मत देना, और खुद स्टूडेंट, देखिए 2 चीज होती है, या तो पेरेंट चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सिविल सर्वेंट बनाए, या स्टूडेंट खुद चाहता है कि वो सिविल सर्विस में जाए। तो जब अभिभावक चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए, मैं अभिभावकों को बोलना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं तो बचपन से ही बच्चे को मोटिवेट करिए उस तरफ। घर का एनवायरनमेंट ऐसे बना के रखिए, घर में उसे सिविल सर्वेंट से मिलवाइए, उसे वो बुक्स को पढ़वाइए जिसमें सिविल सर्वेंट कुछ करते हैं, यूट्यूब दिखाइए, ऐसी पिक्चरें दिखाइए। बहुत सारी पिक्चरें आ गई थी, दबंग, आपका क्या नाम है, अजय देवगन की पिक्चर थी, मैं नाम भूल रहा हूं, पुलिस की, ऐसी कई पिक्चरें हैं। आप चाहें तो कमेंट में लिख दें तो मुझे भी याद आ जाएगा। तो ऐसी कई मूवीज हैं, दिखाइए, जिससे उसके प्रति मोटिवेशन बढ़ेगा। और यदि बच्चा तैयारी करना चाहता है तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जेईई नीट की तैयारी वो 10th के बाद चालू कर देता है, तो मेरा ये मानना है कि 10th या 12th के बाद उसको तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए इस परीक्षा की बड़ी अच्छी खासियत है कि जितना लंबी सर्विस होगी आप उतने बड़े पदों पर आगे जाएंगे। देखिए मेरा मानना है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है और कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो इस देश में प्रधानमंत्री के बाद मैं कहूँ कि पावरफुल इंसान है इस देश का, या मुख्यमंत्री के बाद चीफ सेक्रेटरी पावरफुल इंसान है, तो उस पद पे आप तभी जा पाएंगे जब आपकी सर्विस कम से कम 35 साल से ऊपर की हो, मिनिमम। तो उसके लिए क्या जरूरत है, आपको कम से कम 24 साल में सिलेक्शन हो। तो आपका सिलेक्शन 22-23-24 साल में कब होगा? जब आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब क्या पढ़ना है 12वीं के बाद, वो हम बात करेंगे आगे। तो अभी से तैयारी करेंगे तो आप लंबे समय तक जाएंगे, अन्यथा ग्रेजुएशन के बाद भी जब जागो तब सवेरा, कभी भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक स्ट्रेटजी का मानना है कि अगर आपको भविष्य को देखना है, जैसे देखिए कई सारे ऐसे नौकर साहब हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं जो अब मंत्री पद पे बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी जगह पे सेक्रेटरी का पद, होम सेक्रेटरी बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। ऐसे लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट को, अगर आप अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं और अच्छी जगह आपने लंबी सर्विस की, अच्छा योगदान दिया है, तो सरकार भी आपको मंत्री के रूप में भी मौका दे सकती है। तो अर्थात बिना लड़े, बिना कुछ किए भी आप सीधे सीधे मंत्री पद पे जा सकते हैं। ये मौके भी इसके माध्यम से हैं। तो तैयारी 10th के बाद से शुरुआत कर दें, अन्यथा ग्रेजुएशन के बाद से आपको शुरुआत तो करनी है। अब आप शुरुआत जब 10th से करेंगे तो आपको पढ़ना क्या है? एक अगला क्वेश्चन आता है कि हम पुस्तकें कौन सी पढ़ें। देखिए पुस्तकों के लिए मेरा ये मानना है कि हमको अलग अलग स्टेज पे अलग अलग पुस्तकों को पढ़ना है, और उस आधार पे मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो पढ़ना ही है सभी बच्चों को। मैं ये मानता हूं कि ये पुस्तकें ही इसकी रामायण और गीता है। पहली चीज, सिलेबस। पहले ही दिन, तैयारी करने के पहले ही दिन सिलेबस को देखिए। प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, एटलस, ईयर बुक, ये ऐसी बुक्स हैं जो सामान्यतः सभी बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका नॉलेज भी गेन कराती है। आपको मालूम होता है कि देश, विश्व, राष्ट्र और विश्व में क्या घटित हो रहा है। फिर एनसीईआरटी की बुक, जनरल स्टडीज की बुक, क्लास नोट्स, मेन सब्जेक्ट की बुक्स और इकोनॉमिक सर्वे, ये बुक जो है, इतनी ही बुक को अगर आप बारीकी से ध्यान से पढ़ें तो मेरा मानना है कि आप सिविल सर्विस के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है।
और मेरे साथ जुड़ी मेरी टीम का भी मानना है कि इन बुक को पढ़ने के साथ, अगर प्रॉपर तरीके से इन बुक को पढ़ते हैं तो आप, इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप तैयार हो जाएंगे। अब बुक्स को पढ़ना कैसे है? अब दो चीज आती है कि 10-12 के बाद हमें कौन सी बुक शुरुआत में पढ़नी है, और इन बुक्स को पढ़ने से पहले या हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस की, तो कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना है। इसके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है मैंने उसको स्टेज वाइज दिया है, 5 स्टेज का नाम दिया है। पहला स्टेज, जब कोई अभिभावक अपने बच्चों को तैयारी कराना चाहता है या कोई बच्चा जब सिविल्स की तैयारी करना चाहता है, तो सबसे पहली बात है कि वो 1 महीना कम से कम सिलेबस को देखने में करें कि सिलेबस क्या है, पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखें, यूट्यूब में इससे संबंधित वीडियोस देखें, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यूज पढ़ें, और न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करें। ये पेपर के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी यहां पे लिख दिया है, पेपर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसको अभी मत ध्यान दीजिएगा। ये क्यों पढ़ना है? देखिए क्या होता है कि हम, बहुत लोग दूसरों को देखकर इस एग्जाम की प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारे माँ बाप उस पावर को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहां पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए एग्जाम की तैयारी कराते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक बच्चे का अपना एटीट्यूड नहीं होगा इस एग्जाम के प्रति, तब तक वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि मैंने बोला डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को लेकर, एक उससे प्यार होना चाहिए तैयारी को लेकर। अगर आपका उस एग्जाम को लेकर प्यार बढ़ता है, उसके प्रति लगाव बढ़ता है, तो आपको कोई एग्जाम को निकालने से नहीं रोक सकता। लेकिन आप आधे मन से आओगे दोस्तों, ये एग्जाम नहीं निकल पाएगी। ये इसलिए एक मैंने दी, इससे ये पता चलेगा कि आपका मन है कि नहीं पढ़ने में, क्या आप यूपीएससी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और क्या आप इतना कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये पहले स्टेज से ये पता चल जाएगा, 1 महीना कम से कम इसको देना है। अब हम अगले में आते हैं, स्टेज 2। जैसे ही हमने ये मान लिया कि पहले इसको देख करके नहीं, मैं प्रिपेयर करूंगा, मैं तैयार हूं, तो स्टेज 2 में क्या करना है, हमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, आपको पढ़ना कैसा है ये। और उसके बाद जनरल स्टडीज की एक मोटी बुक आती है, मेरा मानना है जो सब कुछ रहता है, जैसे उसमें लक्ष्मीकांत की आती है, यूनिक की, स्पेक्ट्रम के उपकार की, ऐसे कई सारे, एक मोटी सी बुक आती है। मेरा मानना है कि एक ही बुक को, अगर एनसीईआरटी की बुक और इसी बुक को आप बार बार पढ़ते हैं, मेरा मानना है कि आपको बहुत सारी बुक नहीं यूज करना है, आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बोला समझ, यही समझ है कि होता क्या चीज है। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए रट के काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है। आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है कि ये चीज जो इसमें एग्जाम में दी हुई है, जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको एक ही इन्हीं बुकों को बार बार पढ़ना है। स्टेज 3 की बात करूं मैं, अब जब ये चीजें आपको समझ में आने लगी तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर नोट्स बनाना चालू कर सकते हैं, नोट्स के बारे में हम देखेंगे। स्टेज 3 की बात करूं, जब ये चीजें हो गई, आपको ये बुक समझ में आ गई, तो आप फिर मेन सब्जेक्ट की 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप मेंस स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और सेकंड पेपर भी इंपॉर्टेंट है प्री का, वो पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। फिर हम आते हैं चौथे स्टेज में, स्पेशलाइज्ड बुक। देखिए इस बुक के अलावा कई लोग चाहते हैं, कुछ अच्छी बुक्स भी हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, और वो चाहते हैं कि अपना नॉलेज बढ़ाएं और अच्छी चीजें करें। तो ये जब हो जाए आपका, तब आप स्पेशलाइज्ड बुक की ओर जाना। मैं भी स्पेशलाइज्ड बुक के नाम भी दे देता हूं कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद अंतिम स्टेज आता है, 5वां स्टेज, मॉक टेस्ट पेपर देना। आप जब तक टेस्ट पेपर नहीं देंगे तब तक आकलन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने 5 पॉइंट बताए थे, अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, ठीक है। दूसरे फोकस, आपको ये फोकस उत्पन्न करेगा, डिटर्मिनेशन उत्पन्न करेगा, और लास्ट वाला आपका अवलोकन करेगा कि आप किस जगह पे और आपको क्या सुधार की आवश्यकता है। तो आप एक साथ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे पूरा 1 साल की स्ट्रेटेजी बनाकर, तो आप सही आउटपुट दे पाएंगे, ये मेरा कहना है। आइए अब अगले स्टेज में बात करें। ये कुछ बुक्स हैं मेंस की, स्पेशलाइज्ड बुक्स, आप इनको रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत सारी बुक बताई हैं, लेकिन इन बुक को आपको तभी पढ़ना है, इन बुक्स को, जब आपके शुरू के 3 स्टेज कवर कर लें आप, और आप कंफर्ट जोन में हो जाए, आप समझ सकें। अब आता है कितने घंटे पढ़ना है। देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कितने घंटे पढ़ना है। मेरे साथ कन्हैया तिवारी जी जुड़ चुके हैं, प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, खुशलाल नकपुरी जी जुड़ चुके हैं, दशेरिया जी हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे, आप प्रश्न करते रहिए, मैं आपका आंसर देते रहूंगा। कितने घंटे पढ़ना है, मेरे सामने प्रश्न भी है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे कंफ्यूजन है। कई सारे टॉपर्स बोलते हैं कि बहुत पढ़ना चाहिए, कई सारे टॉपर्स बोलते हैं कि 6 घंटा पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू होकर पढ़ना चाहिए, 5 घंटा पढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 16 घंटा से ऊपर, 15 घंटा से ऊपर नहीं पढ़ पाता।
मैं दोनों ही एंगल को समझता हूं, स्वीकार करता हूं कि बहुत अधिक भी पढ़ना जरूरी है और 5-6 घंटा कंटिन्यू पढ़ेंगे तो भी हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, रोड अच्छी है, एक के पास मर्सिडीज की गाड़ी है, एक के पास फॉर्च्यूनर की गाड़ी है और एक के पास सामान्य क्या कहें, कौन सी गाड़ी कह लें हम, जो आजकल चल रही स्टीम है, पुरानी स्टीम है, समझ जाइए। तो जब तीनों भोपाल से निकलेगी तो क्या तीनों एक ही समय पे पहुंचेगी? नहीं, मर्सिडीज की स्पीड अधिक होती है तो तेजी से पहुंचेगा, दूसरे स्तर की गाड़ी की स्पीड उससे कम होती है, उससे पहले पहुंचेगा, और तीसरी स्टेज वाला आराम से पहुंचेगा। तो इन तीनों को अगर एक साथ पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा कि पीछे वाले को आगे वाले के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए उसको पीछे वाले की तुलना में, आगे वाले की तुलना में पीछे वाले को उससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थात मैं घंटों को 3 कैटेगरी में बांटता हूं, पहला, आप देखिए, एक वो बच्चा होता है जो गांव से आया होता है, जो नीचे के स्तर पर आया होता है, सामान्य स्कूल से पढ़ा होता है। दूसरा बच्चा कौन सा होता है? वो बच्चा होता है जो बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ा है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसके माता पिता ने पहले से प्रयास किया है कि उसका बच्चा सिविल सर्वेंट बने, उसको उसके लिए प्रोत्साहित किया है, उसको बुक्स दिलवाई है, उसको मोटिवेट किया है। और तीसरे बच्चे वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम को निकाल चुके हैं, या सिविल सर्विस की प्री या मेंस के एग्जाम को निकाल चुके हैं, या किसी सर्विस में। तो इन तीनों के लिए हमें टाइमिंग की स्ट्रेटजी अलग करनी पड़ेगी। क्या है? पहला बच्चा, पहला स्टूडेंट जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, जिसका मीडियम हिंदी रहा है, उनके लिए देखिए, उनको क्या क्या आवश्यकता है? उनको बेसिक समझने की आवश्यकता है, उनको विषय की समझ बढ़ाने की आवश्यकता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की आवश्यकता है, उनकी इंग्लिश की तैयारी करने की आवश्यकता है, और जो पिछला विद्यार्थी है उसके बराबर आने की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी तैयारी जो होगी वो अगले वाले स्टूडेंट से, दूसरी कैटेगरी जो अच्छे स्कूल में पढ़ा है, जिसके माँ बाप ने बहुत पहले से उसको सिविल सर्वेंट के बारे में बताते आए हैं, जो एनसीईआरटी को पहले से पढ़ते आया है, उसको कम घंटे लगेंगे। और जो ऑलरेडी पहले किसी एग्जाम में निकल चुका है, वो 5-6 घंटा भी पढ़ता है तो एग्जाम निकाल लेगा, क्योंकि उसको एग्जाम का नॉलेज है, उसको फिनिश करना, उसको उसमें क्वालिटी लानी है। तो घंटे में मेहनत भी अधिक करनी है और कम भी घंटे पढ़ सकते हैं, वो तीनों कैटेगरी पर निर्भर करता है। पहली कैटेगरी जो गांव से आता है, इसका हिंदी होता है, कमजोर होता है, उसको अधिक मेहनत करनी दूसरों की तुलना में। और मैं हमेशा ये बात को कहता हूं कि जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा है। अगर देखिए, ये पहला कैटेगरी का जो बच्चा होता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता और वो तैयारी करने बाहर चला जाता है, उसके पास एक ही चीज है। तो मेरा मानना है कि जितना अधिक पढ़े उतना अच्छा है, जितना अधिक पढ़े, और कितने घंटे पढ़ता है वो उसके ऊपर है। हाँ, लेकिन पढ़े तो समझ में भी आने की चीज है। ये मेरी पहली बात है पहले बच्चे के लिए। दूसरे बच्चे के लिए, दूसरा स्टूडेंट अपनी स्टाइल से पढ़ सकता है, तीसरा स्टूडेंट चूंकि वो सफल है तो वो 5 घंटे 6 घंटा भी पढ़े तो एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकता है। तो मैं इस प्रकार से सोचता हूं, मेरा अपना मानना यह है। अब आती है बात, अगला प्रश्न आता है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पहले करें या मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले करें? ये बड़ा कंट्रोडिक्टरी विषय है, और मेरा और मेरी टीम का मानना है कि आपको जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, मैंने यहां पे 3-4 पॉइंट लिखे हैं। आज स्लाइड बनाने के पीछे मेरा रीजन ये है कि आपको मैं बारीकी से बता सकूं, कुछ बातें मेरी आपको ना समझ में आए तो मैं आप खुद समझ सकेंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। तीसरी बात, जैसे मेरे पास मुकेश सोलंकी जी का एक प्रश्न है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, पढ़ने का क्या मतलब, रीडिंग करना है या कुछ और? मैं अगली स्लाइड में मुकेश जी आपको यह प्रश्न बता दूंगा, आंसर बताऊंगा, और ना मिले तो आप दोबारा लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये प्रश्न है कि पढ़ना कैसा है, तो मैं उसका आंसर भी दूंगा मुकेश जी आपको। प्रारंभिक परीक्षा, आजकल जो वर्तमान में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो रही है, उसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, और जब तक आप मेंस की चीजें नहीं पढ़ते हैं जनरल स्टडीज में, तब तक आप प्री के क्वेश्चन में नहीं लगा पाते हैं। इसलिए प्री को भी कवर करने के लिए आपको मेंस की चीजों को पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, जब आप प्री का एग्जाम निकालने मान लो तो आपके पास मेंस के 3 से 4 महीने रहते हैं, और यदि आप मेंस का सब्जेक्ट तैयार नहीं करेंगे पहले, तो आपके पास बहुत कम समय होता है उसको तैयार करने के लिए और अपनी लेखन शैली को डेवलप करने के लिए। इसलिए आपको शुरुआत से ही ये करना चाहिए। तीसरी चीज है कि अगर आप तीनों ही विषय पर काम करते हैं तो आपकी बोलने की कला, लिखने की कला भी डेवलप हो जाएगी और साक्षात्कार भी तैयार हो जाएगा। आपको कैसे साक्षात्कार की तैयारी करनी है, मेरा मानना है
कि जब जब आप लिखते हैं उसको 3-4 दिन बाद बोल के भी देखिए, तो जो बच्चे के बोलने में कमजोर है उसके बोलने की कला भी ठीक हो जाएगी। तो अब तीनों की तैयारी पहले साल जब तैयारी करने आते हैं, तीनों एक साथ करते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब दूसरा विकल्प होता है। दूसरा विकल्प क्या है? 1 साल बाद की रणनीति। 1 साल बाद आपने तैयारी करते करते हो गए, आपकी 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए, आपने तीनों की तैयारी की और आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए, अब स्ट्रेटजी चेंज करना है। क्योंकि अगर आप प्री एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे, ना इंटरव्यू दे पाएंगे, ना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो अब आपको अपना अधिकतम समय, जब अगर आप प्री फेल होते हैं 1 साल बाद, अधिकतम समय तकरीबन मैं मानूंगा 80% समय, 80% समय आपको प्रारंभिक परीक्षा को देना है, ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल पाए। दूसरी स्थिति कब बनेगी? दूसरी स्थिति बनेगी जब मुख्य परीक्षा आप फेल हो गए। मुख्य परीक्षा फेल हो गए, इसका मतलब क्या है? आपने प्री एग्जाम निकाल ली, मतलब आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल चुके हैं, मुख्य परीक्षा फेल हो गए, अर्थात आपके लिखने और आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है इसको लेकर, मुख्य परीक्षा को लेकर। तो अब आपको क्या करना है, जब अगली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 60% समय आपका किस में जाना चाहिए? मुख्य लिखने में जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, जब आपने प्री भी निकाली, मेंस भी निकाली, लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हो गए, तो इस कंडीशन में आपके पास 2 कंडीशन बन सकती है। या तो आपके मुख्य परीक्षा में नंबर कम आए हो, कम नंबर, कम अंक, या आपके साक्षात्कार में कम अंक आए हो, इंटरव्यू में आपके नंबर कम आए हो। तो जिसमें आपके नंबर कम आए, आपको उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपके साक्षात्कार में अच्छे नंबर आए, मुख्य परीक्षा में नंबर नहीं आए, तो आपको मेंस में मेहनत करने की आवश्यकता है। आपकी प्री निकल गई और मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं और साक्षात्कार में कम आए, तो आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। तो 1 साल बाद आपकी रणनीति चेंज हो जाना चाहिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। आइए आगे चलते हैं। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। राहुल सिंह जी हैं मेरे सामने, बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम कुछ लोगों के देख लेता हूं, कोई प्रश्न हो तो वो भी देख लेता हूं, और आप चाहें तो प्रश्न मुझे कर सकते हैं। मेरा ये चल रही है, अच्छा ये है दूसरा वाला। मंगल सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद जी जुड़ चुके हैं। हाँ, यूट्यूब पे भी चल रहा है मेरा प्रमोद जी, मेरा ये क्रांति राजपूत जुड़ चुके, JN जी जुड़ चुके हैं, नारायण जी जुड़ चुके हैं, दिखपाल जी जुड़ चुके हैं, मुकेश जी हैं, राहुल जी हैं, अजब जी जुड़ चुके हैं। थैंक यू अजब, आपने बोला। सुयश, थैंक यू सुयश, आप सभी का धन्यवाद। और मेरा ये मानना है कि आप जितने प्रश्न कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये मौका है जहां पे मैं आपको एक ही जगह पे बात बोल सकता हूं। अब चलिए हम आगे जाते हैं। आगे जाएंगे तो अब हफ्ता है आपका कि माध्यम क्या होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो अक्सर हिंदी माध्यम और लोकल क्षेत्र जिनका इंग्लिश माध्यम नहीं होता वो प्रभावित होते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, यूपीएससी में एक पेपर इंग्लिश का आता ही है, आपको उसको पास करना ही है। यदि आप कहीं भी इंग्लिश से, आपकी पहली बैकग्राउंड जो है कहीं भी इंग्लिश से टच रहा है, तो मेरा मानना है या इंग्लिश में आप कवर कर सकते हैं तो इंग्लिश लेके पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। उसके पीछे 2 कारण है कि इंग्लिश के स्टूडेंट अधिक होते हैं और उनका चयन, संख्या के कारण उनका चयन भी अधिक हो जाता है। दूसरी बात है, इंग्लिश में नोट्स और मटेरियल्स बहुत अच्छे उपलब्ध है, तो इस कारण से आपको मटेरियल्स को अधिक ढूंढने की आवश्यकता इंग्लिश में नहीं पड़ती। दूसरी बात आऊं मैं, अगर हम स्ट्रेटजी देखें और देखें कि क्या अन्य माध्यम के लोग भी चयन होते हैं, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हिंदी और अन्य माध्यम के लोगों का भी चयन होता है। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, यदि आपकी मातृभाषा बहुत अच्छी है, यदि आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, तो आपको हिंदी माध्यम से या अपनी मातृभाषा में ही एग्जाम को देना चाहिए। जबरदस्ती में अपना लैंग्वेज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपना लैंग्वेज चेंज करते हैं और वो पास ही नहीं हो पाते, वो लैंग्वेज कवर नहीं कर पाते, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपका लैंग्वेज का और टाइम मैनेजमेंट का आपका बहुत महत्व होता है। इसलिए माध्यम जिसमें कंफर्ट जोन में हो आपको वो लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुख्य परीक्षा के विषय क्या ले। मैंने जैसे पहले स्ट्रेटजी बताई थी आपको कि पहले आपको 1 महीने तो समझना है कि आपको एग्जाम देनी है नहीं देनी है, सिलेबस पढ़ना है, लास्ट ईयर के पेपर पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, मैगजीन पढ़नी है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको जनरल स्टडीज, एनसीईआरटी पढ़ने हैं, आपको नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। और जब आप ये सब कर लें, कम से कम 2 से 3 महीना हो जाएं, तो वहां पे लोकल लेवल पे आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। आपको बहुत सारी चीज क्या समझ में आएंगी कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है। तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप ने मान लीजिए
नीट की एग्जाम क्वालिफाई की है, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपने जेईई की एग्जाम या आईआईटी की एग्जाम क्वालिफाइड की है, या आपने एमबीए वगैरह कर रहे हैं, आपका किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो आपको लगता है कि इससे जुड़े सब्जेक्ट आपके लिए कंफर्ट जो है, तो आप उसमें जाइए। और आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जाइए। और आपको लगता है कि आपके लिए लैंग्वेज का सब्जेक्ट अच्छा है, आप उसमें कवर कर जाएंगे, तो आप उसमें जाइए। मैं आपसे बता दूं, केवल दिखावे के लिए आपको सब्जेक्ट नहीं लेना है और ट्रेंड्स का फॉलो नहीं करना है कि किस में अधिक नंबर आ रहे हैं। आपको वही सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि रुचि वाले सब्जेक्ट जब आप लेंगे तो आप उसमें अच्छा दे पाएंगे। और आप ट्रेंड्स को देख कर लेंगे, और जब आपने ले लिया और पढ़ना चालू किया और आपका मन नहीं लग रहा, उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस ट्रेंड्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब हमारी भ्रांतियां हैं कि इसमें अच्छे नंबर आते हैं, इसमें नंबर अच्छे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी में एक जैसे नंबर आते हैं। आप अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। जब आप अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, तो आप उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें 70-80% तक भी नंबर किसी के आए। इसका मतलब है कि नंबर अच्छे आते हैं। ये हमारी भ्रांति है। आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए मेंस में जिस सब्जेक्ट के प्रति आप बड़े कंफर्टेबल हैं, आपकी रुचि जागृत होती है, और इसके लिए 2-3 महीने का समय दीजिए। जिस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र में समय दीजिए। जब समय देंगे तो आपको अच्छे से चयन करने का मौका मिलेगा। ये सब्जेक्ट है, मैंने जैसे बोला, यहाँ पे 26 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, कुछ लोकल लैंग्वेज दिख रही हैं, इस सबको मिला के 48 करीब पेपर हो जाते हैं। तो इन पेपर में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन बारीकी से सोच समझ के चयन करिए। सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें? देखिए, यहां पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लोगों का कहना है कि साहब बहुत बड़ा सिलेबस है, हम इतने बड़े सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं, तो हमें हमारी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मैं आपको इसमें 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखिए, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। मेरा इसमें एक थ्योरी है, कंफर्ट जोन सब्जेक्ट। 2 चीजों में करना है। देखिए, आपने देखा होगा कि इसमें प्री में क्या क्या आता है। ये प्री के लिए बता रहा हूं मैं आपको। प्री में क्या क्या किस किस से आते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ऐसे कुल मिलाकर आपके मोटे मोटे 8 से 10 सब्जेक्ट हैं जो कि कोर सब्जेक्ट हैं, जिसपे कि आपका आता है। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ सकता है इसमें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको और भागों में बांट दें तो 2-10 करीब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप एवरेज में मिला लें तो सभी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? सबसे 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज। किसी से कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी से कभी 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं फिर से कहता हूं, ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना है। कभी कभी होता क्या है, किसी सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन आ गए तो हमने उस पुस्तक की ओर दौड़ गए। किसी सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन आ गए तो अगले साल हमने वही सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दिया। यूपीएससी आपसे अधिक समझदार है, आपको सभी को कवर करना है। अब इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको प्री में? 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेक्शन जो मैंने बताया था, कितने पे लास्ट सिलेक्शन था? 98 नंबर। 98 नंबर मतलब 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 96 था, 48 बोली, चलो 49 क्वेश्चन। अर्थात आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसमें अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो उसको आप रोक सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं प्री के लिए, या कम पढ़ सकते हैं, या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, या उसमें वो क्षेत्र जो आपको अच्छे लगते हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो आप अगर एक आध सब्जेक्ट को थोड़ा कमजोर भी छोड़ देते हैं तो आप 90 क्वेश्चन पर तैयारी कर सकते हैं। आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि जितना भी व्यक्ति बुद्धिमान हो उससे 5-6 गलतियां हो ही जाती हैं, तो माइनस मार्किंग है। मान लो अगर उससे 5 गलतियां भी होगी तो उसका ओवरऑल कट ऑफ 52 करीब करीब जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं जिसके आधार पर वो सब्जेक्ट जो हमें पसंद नहीं आता उसे उसमें हम कम तैयारी कर सकते हैं, उस पर कम ध्यान दे सकते हैं प्री के लिए। दूसरी बात, मैं जब दूसरी बात करता हूं कि इसी कंफर्ट जोन थ्योरी की बात, तो कई लोग साइंस से होते हैं, कई लोग आर्ट से होते हैं। देखिए, ये बताइए, व्यक्ति जो सामान्य, मैं सामान्य बात करूंगा, मैं किसी को कमजोर नहीं बोलूंगा। आर्ट लेने वाला आदमी, जब वो व्यक्ति 12th के बाद या 10th के बाद आर्ट का सब्जेक्ट लेता है, आर्ट्स लेता है, तो साइंस वाला होता है, तो ये साइंस और आर्ट्स, जो आर्ट्स वाला व्यक्ति होता है क्योंकि उसको गणित नहीं बनती और साइंस में उसका मन नहीं लगता, इसलिए वो आर्ट लेता है।
और साइंस वाला व्यक्ति उसका आर्ट में मन नहीं लेता इसलिए वो साइंस लेता है, या उसको साइंस के क्षेत्र में जाना होता है, उसको इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, इसलिए लेता है। तो आप समझ जाइए, जब यूपीएससी में साइंस वाला व्यक्ति जब वो हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, तो उसका मन नहीं लगता। और आर्ट वाला व्यक्ति जब साइंस पढ़ता है, जब साइंस एंड टेक पढ़ता है, जब बायो पढ़ता है, तो उसका मन नहीं लगता। और मान लीजिए आर्ट वाले व्यक्ति को आपने इसी मैथ्स से, आपने साइंस से, आपने साइंस एंड टेक से और बायो से स्टार्ट करा दिया, तो क्या उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। साइंस वाले व्यक्ति को अगर आपने इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करा दिया, जिसको साइंस आता है उसको हिस्ट्री आपने स्टार्ट करा दिया, उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा, उसके लिए कंफर्ट क्षेत्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब आप शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज को पढ़ने की, तो साइंस वाले को साइंस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए स्टार्ट, और आर्ट वाले को आर्ट के सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। आर्ट वाले को आर्ट के सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, साइंस वाले को साइंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या फायदे होंगे? इससे दो फायदे होंगे। एग्जाम के प्रति उसका मन लगेगा, एग्जाम के प्रति उसकी इच्छा जागृत रहेगी और वो डरेगा नहीं एग्जाम से। दूसरी बात, जब वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाएगा तो उसे क्वेश्चन लगेंगे या क्वेश्चन समझ में आएंगे, जिससे वो जुड़ा रहेगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। और जब व्यक्ति कुछ समय बिता लेता है, उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है ना, तो समय के साथ साथ वो कठिन पेपरों को भी पढ़ने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में आ चुका होता है यार एग्जाम निकालना है तो इसे भी तो पढ़ना पड़ेगा, तो अपने आप ही वो पढ़ने लगता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पे भी हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब आता है कि आंसर राइटिंग, प्रॉब्लम इन आंसर राइटिंग। देखिए, आईएएस की मुख्य परीक्षा में मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता जो मेरे साथ तैयारी करता था जिसको शुरुआत में मुख्य परीक्षा में प्रॉब्लम नहीं आई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं हूं। मैं एक सामान्य क्षेत्र से था, मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेलता था। मेरे लिए मैं टॉपर जरूर था, लेकिन लिखता कम था। साइंस का स्टूडेंट था तो आदमी तो रट के लिख देता है, तो साइंस में आता है। लेकिन जैसे ही मैंने ह्यूमैनिटी ग्राउंड के सब्जेक्ट लिया, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, मैंने ज्योग्राफी लिया, मैंने सोशियोलॉजी लिया, और सामान्य अध्ययन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे समझ में आया कि मुझे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो मैंने एक सफल विद्यार्थी के पास गया, तो मैंने उनसे पूछा, जो अच्छा लिखता था, बोले यार शुरुआत में ना तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। बोले हम भी कुछ भी लिखते थे, हमें भी समझ में नहीं आता था, लिखो कुछ भी, जो आपने आज पढ़ा उसको लिखने का प्रयास करो, 25 शब्दों में, 50 शब्दों में, कुछ भी लिखने का प्रयास करो, रट लो, उसी को लिखो। तो करत करत अभ्यास के जलमत हो सिद्धांत, रसित आवत जात की शिल्पत होत निशान। वही बात मुख्य परीक्षा के पास है। धीरे 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 इसमें बढ़ोतरी होगी, समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैंने स्ट्रेटजी में प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करने बोला। जब शुरुआत में करते हैं तो शुरुआत में लिखने का जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाता है, तो लिखते रहो उत्तर लेखन में। दूसरी बात, मेरे पास मैं एक अपने मित्र के साथ कल घूम रहा था, वो इवनिंग वॉक कर रहा था, तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। वो भी आईपीएस है, और उन्होंने मेरे इस बारे में हमारी बात चल रही थी राइटिंग को लेकर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोले हम लोग एक क्लास में मेंस के आंसर राइटिंग करने जाते थे, और 1000 लोग करीब उसमें एग्जाम देते थे, और 1000 में जब रिजल्ट आता था तो हमारा नंबर 300-400 के बीच होता था। हम हमेशा सोचते थे कि 300-400 हमारा नंबर क्यों आता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो टॉपर हैं 25-30 रैंक तक आते हैं, वहां पे टाइमिंग का नहीं था, 3 घंटे का नहीं था, आपको जितने बजे तक लिखना है लिखो, और उसके बाद मार्किंग होती थी। तो इन्होंने सोचा कि अगली बार हम भी 3 घंटे से ऊपर लिखेंगे। तो इन्होंने 4 घंटे, एक ने 4 घंटा लिखा, पूरे पेपर सॉल्व किया, और एक ने 4.5 घंटा लिखा। और जब रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि उनका भी रैंक, एक का 8वीं रैंक थी और एक की 11वीं रैंक थी। अर्थात इससे क्या बात हुई? इससे यह बात हुई कि उनका जो कंटेंट था, जो उनका अपना कंटेंट था, कंटेंट खराब नहीं था, कंटेंट खराब नहीं था। मैं 3 चीज, पहली बात तो लिखना चालू करिए, कुछ भी लिखना चालू करिए। दूसरी बात, मेंस में 3 चीजों का महत्वपूर्ण होता है। पहला होता है कंटेंट, जो आप मटेरियल दे रहे हो मटेरियल कैसा है। तो कंटेंट ठीक था, लेकिन पहले और बाद 3 घंटे में जल्दी लिखते थे, तो उनके टाइम मैनेजमेंट की समस्या थी, उनके प्रेजेंटेशन की समस्या थी। तो दूसरे जो पार्ट होती है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में मैप बना देना, डायग्राम बना देना, इन सबको आता है। और तीसरी बात थी कि 3 घंटे में जब वो पेपर करते थे तो उनके पास टाइम मैनेजमेंट जो था, 3 घंटे के अंदर बहुत लिखना होता है, वो टाइम मैनेजमेंट जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं था। जो टाइम मैनेजमेंट था वो प्रॉपर नहीं था। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने के कारण
टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने के कारण वो नहीं कर पा रहे थे। अर्थात जब उन्होंने 4 घंटे में लिखा और वो 8वीं रैंक और 11वीं रैंक पे आए तो उन्हें समझ में आया कि उनका कंटेंट सही है, उनका कंटेंट खराब नहीं है। समस्या क्या थी? उनके प्रेजेंटेशन में थी, उनके टाइम मैनेजमेंट थी। जब उन्होंने 4 घंटा लिया, 4.5 घंटा लिया, तो उनका भी रैंक अच्छा आ गया। अर्थात आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, पहली बात, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात, और आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तीसरी बात। तो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करना चालू किया। अर्थात घर बैठकर अब वो टाइमिंग के अनुसार लिखने लगे उसी कंटेंट को, कि हम अगर 10 मिनट है हमारे पास किसी का आंसर लिखने के लिए, 10 मिनट में हम उस कंटेंट को डाल पा रहे हैं कि नहीं, हम उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि सही तरीके से, हम जो चाहते हैं बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो लिखना चालू करिए और इन 3 चीजों पे काम करना है टाइमिंग के साथ, तो वो हो जाएगा। लिखिए, मेरा मानना, लिखिए, गंदा लिखिए। कोई भी व्यक्ति अच्छा लिखना शुरुआत में नहीं करता। अगर शुरू से अच्छा लिख लेते तो जो 2 साल 3 साल बाद मेहनत करके पास हो रहे, पहले साल पास हो जाते। तो समय लगता है, अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए समय लगता है। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई आपको। अधिक घंटे कैसे पढ़ें, अधिक घंटे कैसे पढ़ें, मैं पानी पी लेता हूं। मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप रखा है आपके लिए, आप इसको जरूर देखें। आपने पिक्चर देखी होगी, आपने पिक्चर देखी होगी वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री, उसमें बड़ी अच्छी बात की है और मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने आपके लिए रखा। 30 सेकंड का वीडियो है, आप इसे जरूर देखें। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तो कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। कोटा में आईआईटी की तैयारी करने से पहले यहाँ रहने की तैयारी करनी है, उसके सिंपल तरीके हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें ढूंढ दे। पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी, मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा, और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा। चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं, प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, अनअकैडमी के लेसन्स देखूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तुमने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। और ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे स्मोकिंग की प्रॉब्लम थी, तो आपने सुना ढूंढ दो, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये 21 डेज का कॉन्सेप्ट। ढूंढ दो, आप अधिक घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप ढूंढ दो 21 डेज। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप बैठिए। देखिए, आपको बैठना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि चलिए आज आप 1 घंटे पढ़ पा रहे हैं, आपको 2 घंटा 3 घंटा कैसे बढ़ाना है। तो पहली बात है कि आप अगर 1 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो आप अगले दिन 1 घंटा 10 मिनट पढ़िए, उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट पढ़िए, 1 घंटा 20 मिनट पढ़िए, 1 घंटा 30 मिनट पढ़िए, 1 घंटा 35 मिनट पढ़िए। 21 दिन तक लगातार मेहनत करिए। आप, मेरा ये मानना है कि आपकी आदतें बढ़ने लगेंगी। दूसरी बात, यदि आपको 1 घंटा पढ़ने के बाद आप दूसरा घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बैठिए, 1 घंटा पढ़िए। 1 घंटे बाद मन नहीं लग रहा आपका पढ़ने में, जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ना उतना जिसमें आपका आउटपुट निकले, तो आप क्या करिए, पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करना चालू कर दीजिए। आप चाय बनाना चालू कर दीजिए, उसमें मनन करना चालू कर दीजिए। घूमने जाइए, मनन करना चालू कर दीजिए। आपको चेयर से नहीं हटना है। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ना चालू कर, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। आपको यह नियम बनाना है कि कुछ भी हो जाए मैं 2 घंटा से नहीं उठूंगा। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कोटा फैक्ट्री का जो 21 डेज सिद्धांत है वो मुझे थोड़ा ठीक लगा। मेरा भी एक वीडियो है इसमें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। 21 डेज थ्योरी कोटा की जो मैं आपको वीडियो बताया, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एग्जाम फॉलो करना है, आपको कंपटीशन करना है, ये सब बहाने हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है। पढ़ना तो पड़ेगा यार। आपको आईएएस भी बनना है और आप पढ़ भी नहीं सकते, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के नियम, कायदे, कानून जो बन सकता है करिए। आप चाहें तो ये कोटा फैक्ट्री का वीडियो देखिए, चाहें तो मेरा वीडियो देखिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नोट्स कैसे बनाएं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जो भी बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करना चाहता है, जो भी बच्चा वो करना चाहता है, उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमेशा वो बच्चा दिग्भ्रमित हो जाता है जो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, जो बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लेता है और अंतिम में रिवीजन नहीं कर पाता, या वो एक जगह कंटेंट डेवलप नहीं कर पाता, एक जगह कंटेंट इकट्ठा नहीं कर पाता। बहुत सारे यूट्यूब देखता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, बहुत सारे नोट्स पढ़ता है, बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन करता है, लेकिन इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेता है कि किसको पढ़े, कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है नोट्स, जैसे मैंने सेकंड स्टेज में बनाया, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, वो बहुत जरूरी है।
जब आप यूपीएससी की साइट देखेंगे तो यूपीएससी की साइट में दिया हुआ है कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग कैसे पेज में करना है। जब आपको ये दिया हुआ है कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग कैसे पेज में करना है, तो आपके नोट्स या आप जब भी लिखते हैं तो आपका हर पेपर ऐसे ही होना चाहिए, जिससे आपको इस पेपर में लिखने की आदत आ जाएगी। इस प्रकार की 2 लाइनें होनी चाहिए, बीच में जगह होनी चाहिए। तो आप अगर उस प्रकार के पेपर में नहीं लिखते तो आपको जब एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आपको लिखने में समस्या होगी, क्योंकि इसमें लाइन भी नहीं है और दोनों तरफ से कटा हुआ, बीच की जगह कम है। तो आपको नोट्स इसी में बनाना है। हम आगे जाते हैं। अब इस नोट्स में हमें क्या क्या लिखना है। यदि आप कोचिंग करते हैं तो घर आके कोचिंग आप नोट्स बनाते हैं, और यदि आप कोचिंग नहीं करते हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो भी आप नोट्स बनाइए। जब आप उस पुस्तक से आप पढ़ चुके हैं तो आपको पास 2-3 चीजें आती हैं। 2-3 चीजें क्या आती हैं? आपने कोचिंग का यहां पे नोट्स कर लिया, यहां पे आपने कोचिंग का यहां नोट्स बना लिया, या आपने जो पढ़ा यहां पे लिख लिया। अब आपके पास जो दोनों खाली जगह है, अगर आप सिलेबस इसको ऊपर लिख दें, सिलेबस सबसे ऊपर लिख दें, उसके बाद आप सिलेबस यहां लिख दें, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो मेरे नोट्स बन रहे हैं और जो मैं पढ़ रहा हूं वो सिलेबस के अनुसार है या नहीं। दूसरी बात, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी नई चीज आती है उसको आप क्या करें, आप यहां पर लिख दें इस कंटेंट से संबंधित। तीसरी बात, प्रीवियस ईयर के पेपर, पिछले सालों के पेपर, लास्ट ईयर के जो पेपर आते हैं, आप उस लास्ट ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन है उसको यहां लिख दें, ताकि आपको समझ में आए कि मैं पढ़ रहा हूं, उससे मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगली बात, आप YouTube वीडियो देखते हैं, आप YouTube वीडियो देख रहे हैं, YouTube वीडियो में हो सकता है आपके पास कुछ कंटेंट आ रहे हो, क्योंकि बार बार आप इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, उसको भी यहां लिख दें। अगली बार, अगर आप कोचिंग क्लास में पढ़ के आए हैं तो आप कोई ना कोई बुक यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, या कोई ना कोई सब्जेक्ट की बुक यूज कर रहे हैं, उसके कंटेंट आपको एक्स्ट्रा जो मिले हैं इसमें से आप उसको यहां लिख दें। आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, आपको वहां नया कंटेंट मिलते हैं, उसको भी यहां लिख दें। इस प्रकार से यदि नोट्स के साथ साथ अब ये चीज करने लगेंगे तो आपको क्या लाभ होगा। देखिए, मैं आगे जाता हूं। ये सब चीजें, सिलेबस लिख लें, पिछले वर्षों के प्रश्न लिख लें, वर्तमान की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं लिख लें, संगठन कोई आया उसकी रिपोर्ट्स हैं तो उसको लिख लें, तो आपको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा कि संगठन की रिपोर्ट्स को, मेंस में बहुत काम आता है। पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो उनके नए बिंदु जो है लिख लें, प्रश्नों के फैक्ट लिख लें, न्यूज़पेपर में नए फैक्ट आ रहे हैं उसको लिख लें, किसी आलेख में आर्टिकल्स जो आता है पेपर में उसमें कोई सुझाव दिया उसको लिख लें, कोई प्लानिंग दिया है, कोई विचार दिया उसको लिख लें। सामूहिक चर्चा के दौरान कोई बिंदु आप डिस्कशन करते हैं तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने अच्छी जगह से पढ़ा हो, कोई पॉइंट आपको पसंद आए वो लिख लें। ऑनलाइन प्राप्त की जानकारी लिख लें। मुख्य परीक्षा के उत्तर, आप उसमें, मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी, आपको मैप, डायग्राम, ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप उससे संबंधित आपकी कुछ परिभाषाएं होती है, स्टेटमेंट होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान भी होते हैं, उसको भी लिख लें। उसके साथ साथ जब आपका ये काम हो जाए, जब आपका पिछले पे जाते हैं, जब आप ये सब चीजों को यहां लिख लें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान लिख लें, किसी की डेफिनेशन लिख लें, सब चीज लिख लें, तो आप इसके बाद 2-3 पेज छोड़ दें। 2-3 पेज छोड़ने के बाद आप क्या करें, 2-3 पेज छोड़ने के बाद आप जब ये हो जाए तो आपको उसमें कुछ डायग्राम बनाना है, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे, मैप बनाने, मैप और डायग्राम में उन चीजों को डालने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा होगा। जैसे मैं देखता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसे ये मेरे पास ग्लोब है। यदि आपके पास इंडिया का नक्शा हो, आपके पास एमपी का नक्शा हो, आप इस ग्लोब को जब देखेंगे तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी। आपको मालूम होगा कि इंडिया कहां है, तो भाई इंडिया तो ये है, ये इंडिया है हमारा। यहां से ऑस्ट्रेलिया कहां है, आज भारत ऑस्ट्रेलिया का लाइव मैच चल रहा है, इसलिए हो सकता है कुछ लोग वो भी देख रहे हो। आपको मालूम है चीन कहां पे है, जापान कहां पे है, कैसे क्या उड़ता है, कैसे क्या जाता है। जब आप इस मैप का भी अध्ययन करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा कि ये मैप की क्या चीज कहां पर है, कहां पे हमें देखना है। जैसे अमेरिका के चुनाव अभी हुए तो आप इसको देख सकते हैं, अमेरिका के चुनाव यहां पे हुए, पनामा नहर कहां पर है, ये क्या है। आपके पास जब आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, और आप इसको जब बुक में, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। फिर सिनॉप्सिस बना लीजिए, जैसे 7 रंगों को बैजानी है पिनाला। मैंने तैयारी करता था किस चीज की, जो 16 संस्कार होते थे। गपूसा जी की नानी ने व्यू के अचूक के सर पे बीम लगाई। गपूसा, गा से गर्भाधान, पा से पुष्यवन, जा से जात कर्म, अंतिम में वीम लगाई तो वी से विवाह और मां से मृत्यु। इस बीच में जितने पॉइंट है हमने सिनॉप्सिस बना लिया। तो जितनी चीज हमने नोट्स में लिखी है उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, 5 से 10 लाइन की बातें ऐसी होती है जो पूरे इस नोट्स को हमें बता देता है कि इसके अंदर है क्या। यदि हम उसको सिनॉप्सिस के रूप में कोने में लिख लें, उन पॉइंट पे निशान लगा लें,
और रिवीजन करते हुए केवल उनको भी पढ़ें तो हमें वो नोट्स तैयार हो जाएगा, हमारा प्री मेंस दोनों तैयार हो जाएगा आसानी से। और जब ये सब चीज आप लिख लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको जब मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपको रिवीजन करना हो तो एक ही बुक में, एक ही नोट्स में आपके पास सब चीज रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आप नोट्स बनाते हैं, मैंने भी इस प्रकार से नोट्स बनाए थे, मुझे बड़ा लाभ हुआ। लेकिन ये नोट्स मैंने 1.5 साल बाद बनाना चालू किया क्योंकि मुझे किसी और ने गाइड किया, मैं डिले हो गया, मैं नहीं चाहता कि आप डिले हो। तो आप अभी से ही तैयारी करें, तो नोट्स इस प्रकार से बनाना चालू कर दें। जो आपने पेपर छोड़े हैं लास्ट में, उस पेपर में क्या करना है आपको मेंस जो आपने टॉपिक पढ़ा उसके बाद 2 से 3 एक पेज में आप उस पॉइंट को इतने बिंदुओं पर, कौन कौन से बिंदु हैं, वो बिंदु हैं, देखिए मुख्य परीक्षा में प्रश्न क्या आते हैं आपको, टिप्पणी करें, व्याख्या करें, एक्सप्लेन, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकल एनालिसिस, मूल्यांकन करो, विशेषता बताओ, लाभ बताओ, हानि बताओ, सुझाव दो, सजेशन दो। इस प्रकार के मेंस के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप अपने नोट्स में आप लास्ट में आप प्रस्तावना के रूप में डेफिनेशन, स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अपने व्यू लिख लें, फिर उस विषय की वास्तविक स्थिति लिख लें, उस विषय का एक्चुअल फैक्ट क्या है, अगर पर्यावरण की बात करें, प्रदूषण की बात करें तो क्या स्थिति है, या शिक्षा की बात करें तो कितनी स्थिति है, फिर उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सरकार में उसमें कार्य क्या किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स कौन सी है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, उसमें क्या बात बोली गई है, उस विषय की कमियां क्या है, उस विषय के लाभ क्या है, समाधान क्या हो सकते हैं, आपके विचार क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे समाधान आप टीवी में देखकर, पेपर में पढ़कर, ऑडिटोरियल में पढ़ के निकाल सकते हैं विषय को, चुनौतियां क्या हैं उस विषय में समझ, और आपके विचार क्या हैं। यदि आप एक आंसर राइटिंग के रूप में पॉइंट वाइज भी इसको लास्ट में अपने नोट्स में डाल लेते हैं तो देखिए ये 7 बातों से आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो मेंस में असीम साहब आपके पास आने वाले हैं वो मेंस के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं इसमें अधिक बातें नहीं करूंगा। वो आपको बहुत बारीकी से इन सब चीजों के बारे में बताएंगे कि इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें क्या लिखना है। लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर में यदि आप इन बिंदुओं को शामिल करते हो लास्ट में, तो आपका मोटा मोटा आंसर राइटिंग, जो आपको आंसर लिखने में कठिन होता है, आपको समझ में नहीं आता क्या लिखें, तो आपकी चीजें तैयार होती जाएंगी। तो प्री मेंस आपका सब चीज नोट्स में तैयार हो जाएगा। तो नोट्स को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो अक्सर पूछते रहते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर में आपको पहली बात तो आती है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े। देखिए लोग जो सिविल्स की तैयारी करने वाले लोग होते हैं बोलते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, हिंदू पढ़ो, अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले क्या पढ़ो, जनसत्ता पढ़ो, हिंदुस्तान पढ़ो। मैं बताऊं आपको, आज तैयारी करने वाला बच्चा जो मस्ती करके आया है, जो एंजॉय करके आया है, उसको पहले दिन बोलोगे कि तू, या 12th के बच्चों को बोलोगे कि तू हिंदू पढ़, तो पेपर पढ़ना छोड़ देगा। बड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती है और कुछ भी हरा भरा नहीं होता पेपर में। हरा भरा से मेरा मतलब है कि आप हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह देखेंगे, 2 पेज आता है, इसमें बड़े मस्त अच्छी चित्र होते हैं, पढ़ने की इच्छा होती है, मसालेदार न्यूज होती है, तो उस पेपर के प्रति आकर्षण होता है। तो मेरा मानना है कि 1 आध महीना 2 महीना आपको सामान्य पेपर पढ़ना चाहिए, जिससे आपका पेपर पढ़ने के प्रति मन लगे। जब आपका पेपर पढ़ने के प्रति मन लग गया, तब आपको इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू जैसे पेपर को पढ़ना चाहिए, जनसत्ता या हिंदुस्तान जैसे पेपर को पढ़ना चाहिए। यह पहली स्ट्रेटजी कि पेपर कौन सा पढ़े। दूसरी स्ट्रेटजी कि पेपर में क्या क्या पढ़े। पेपर में क्या क्या पढ़े, तो 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो पेपर में पढ़ना है। आपको पढ़ना है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमिक पेज, स्पोर्ट्स पेज और ऑडिटोरियल, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, स्पोर्ट्स पेज और ऑडिटोरियल। ये 5 पेज स्पेसिफिक होता है न्यूज़पेपर में। आपको वो पेज बड़े इंपॉर्टेंट है आपको, और एक सिविल सर्वेंट होने के कारण आपको ये बात जाननी जरूरी है। एडिटोरियल पेज को पढ़ने के बाद उसके कंटेंट, जो उसके विचार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि वो आप उस न्यूज़पेपर में दोबारा नहीं आ सकते। न्यूज़पेपर में जो चीजें दी होती है वो आपको दोबारा चीज नहीं मिल सकती। तो आपको क्या करना है कि उसको नोट्स में डालते जाना है, उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद मंथली मैगजीन आती है, उस मंथली मैगजीन को आपके न्यूज़पेपर से मिलाना है। अगर मंथली मैगजीन में सब कुछ आ चुकी है तो आप इसको बाद में डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लगता है कुछ महत्वपूर्ण चीज है तो आप अपना एक फाइल बनाइए, उसकी कटिंग करिए पेपर की, और महत्वपूर्ण चीजों को लगाते जाइए और उसको टैप कर दीजिए कि कौन से पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको मालूम रहेगा कि किस न्यूज़पेपर को आपने काटा है और उस न्यूज़पेपर को कब कहां पढ़ना है, उसका उपयोग कहां करना है। तो इस प्रकार से भी आप न्यूज़पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इस पे भी हमारा वीडियो, साक्षी मैडम का वीडियो है, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। अब आती है बात, एक बहुत सामान्य बात कि सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवीजन कैसा करें, पूरी चीज याद नहीं होती, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप सही नोट्स बनाते हैं, जैसे मैंने बोला, तो आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। सही नोट्स बनाइए।
तो आपको बहुत जगह भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी पुस्तकें नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, बहुत सारे भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी, और आपके पास एक मटेरियल होगा जिसको देखकर भी आप बहुत सारे, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं कि सिर्फ इतनी बड़ी कॉपी से एक पुस्तक से उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम निकाल ली, क्योंकि वो यूपीएससी के प्रति समझ डेवलप की, फोकस रहे और वो लिखते रहे और वो यूपीएससी निकाल गए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसमें जो करना है, तब भी मैं इसमें बता देता हूं कि इसमें कैसे करना है, कैसे याद करना है। मेरे एक स्ट्रेटजी है चक्रीय स्टडी, चक्रीय अध्ययन। चक्रीय अध्ययन क्या है? आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैं समय दे रहा हूं। चक्रीय अध्ययन क्या है? होता क्या है, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, एनवायरमेंट पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, साइंस एंड टेक पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, तो इस प्रकार से वो अलग अलग चीजें पढ़ता है। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ने में उनने 15 दिन लगाए, बायो पढ़ने में 15 दिन लगाए, और ये सब में 15-15 दिन लगा, और वापस आने में फिर से हिस्ट्री पढ़ने में 2-2.5 महीने बाद 2-2.5 महीने बाद आप फिर से पढ़ना चालू करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि 2-2.5 महीने बाद जब वापस पढ़ने आएंगे तो ये चीजें आप कंप्यूटर नहीं, जो आपके दिमाग में रहेगी, आप भूल जाएंगे। तो करना क्या है, आपको पर डे रिवाइज भी करना है और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद भी रिवाइज करना। अर्थात यदि आज आपने पहले पढ़ा, आज कोई चीज पढ़ी, तो कल दूसरी चीज को पढ़ने से पहले इसको रिवाइज करिए, फिर इसको पढ़ना चालू। तीसरे दिन पहले इन दोनों को पढ़िए, फिर इसको पढ़ना चालू। चौथे दिन पहले इन तीनों को पढ़िए, फिर करना चालू करिए। जैसे मान लीजिए 15वें दिन जब आप पढ़ेंगे तो पहले 14वें दिन का रिवीजन करिए, फिर 15वें दिन का पढ़िए। मैं आपसे गारंटी देता हूं, अगर आपने ऐसा रिवाइज करके पढ़ लिया, आप कभी सब्जेक्ट भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगी। और ये जो चीजें ना, जो पिछले 12-13 दिनों की चीजें, वो आधा घंटे में आप रिवाइज कर देंगे। जो चीज आपको 10 घंटा रिवाइज करने में 2 दिन लगेंगे, वो आप 8-10 घंटे में कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए आप इसी प्रकार ज्योग्राफी में करते हैं, जब आपने ज्योग्राफी खत्म कर ली तो फिर से हिस्ट्री में आइए, फिर से रिवाइज करिए, फिर ज्योग्राफी में जाइए। जब इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू किए तो आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री को रिवाइज करिए, फिर इकोनॉमिक्स में जाइए। जिस प्रकार से पर डे का रिवीजन है, उसी प्रकार सब्जेक्ट का भी इसी प्रकार से रिवीजन करते जाइए, तो सब्जेक्ट आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि इसको करने के बाद भी अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करते तो आप भूल जाएंगे। तो मेरा मानना है चक्रीय स्टडी है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये आपको लाभ देगी। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें क्या है, आपको जो जनरल स्टडीज है उसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनमें से 75% ऐसा भाग होता है, 75% ऐसा भाग होता है, 75% ऐसा भाग होता है जो फैक्चुअल होता है। हिस्ट्री कभी नहीं बदल सकती, हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मरा, ये कभी बदल नहीं सकता। अकबर ने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, किसी वायसराय ने क्या किया, कभी नहीं बदल सकता। ज्योग्राफी नहीं बदलती, 90% ज्योग्राफी नहीं बदलती, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आर्टिकल्स नहीं बदलते, आपका इकोनॉमिक्स 80% इकोनॉमिक्स नहीं बदलती, करंट अफेयर्स का कुछ चीजें जो बदलता है, बाकी नहीं बदलता। मतलब 75% फैक्चुअल चीजें होती हैं। यदि आप 6 महीने में ऐसी तैयारी करके वो 75% चीजें तैयार कर लें और 1 घंटा आप करंट को पढ़ें, तो आपको इस एग्जाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैंने एक चीज देखी है, पी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो 75% पे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, 75% बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ समय अपना जनरल स्टडीज को देते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको रट डालिए, घोट डालिए, जैसा करना है कर लाजिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम निकालने से मोटा मोटा कोई नहीं रोक सकता। करंट आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ये फैक्चुअल धोखा नहीं देते, क्योंकि जो एग्जाम निकालने वाले होते हैं, जो 15,000 लोग होते हैं, उनको ये सब चीजें मालूम होती है। जनरल स्टडीज में वो खेल खेलते हैं आपके लिए। अगर आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा, इन चीजों को कंटेस्ट नहीं किया, तो आप जनरल स्टडीज में आपको बहुत अधिक अच्छा करना पड़ेगा, जिसकी संभावना कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट थ्योरी, समय प्रबंधन सिद्धांत, ये भी एक चीज है। इसके लिए होता क्या है, जैसे टॉपर्स भी बोलते हैं कि 16 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेरा भी मानना है कि इतने घंटे नहीं पढ़ा जा सकता, अधिकतम 12 से 14 घंटे अधिकतम पढ़ा जा सकता है। तो हम ये भी देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो 14, 12, 13 घंटे हैं, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने 12-24 घंटे की एक स्ट्रेटजी बनाइए। कब आप सोते हैं, कब आप उठते हैं, कब आप खाते हैं, कब आप घूमते हैं, कब आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, कब आप प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया से, न्यूज से, कब आप डिस्कशन करते हैं, कब आप खाना खाते हैं, कब आप नहाते हैं, कब आप घूमने जाते हैं। जब आप ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार आप क्लास करने गए, 6 घंटा क्लास में, 8 घंटा क्लास में दिया, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, उसको भी आपने जोड़ दिया अपने पढ़ने के घंटों में। आप पुस्तक लेके बैठे हो, बकवास कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, आपने उसको भी जोड़ दिया पढ़ने के घंटों में। आप पुस्तक लेके बैठे, फोन आया गर्लफ्रेंड का घर से, आप उससे आधा घंटा बात कर रहे हो, घर में बात कर रहे हो, आपने उसको पढ़ने में जोड़ दिया। वास्तविक आप कितना पढ़ रहे हो, और आप जब पढ़ रहे हो उससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने मान लीजिए पढ़ा
और आपने 12 घंटा पढ़ा, लेकिन आपको 12 घंटे के बाद मैं पूछूं कि आपने क्या पढ़ा और आप उसका नहीं बता पा रहे, तो पढ़ने का मतलब नहीं है। तो इसको कहते हैं समय प्रबंधन थ्योरी। आप मिनट मिनट क्या करते हैं और उसने कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इसको देखिए। और जब इस बारीकी में जाएंगे तो आप 6 से 8 घंटा अगर प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो आप काफी पढ़ रहे हैं। आगे आए, टारगेट थ्योरी। देखिए, यही समय प्रबंधन सिद्धांत के आगे टारगेट थ्योरी आती है। अर्थात कि मेरा मानना है कि आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं या 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, आप टारगेट डिसाइड करिए कि इस 6 घंटे में मुझे ये कवर करना है, ये टॉपिक खत्म करना है। और यदि आपका टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, जब तक टॉपिक खत्म ना हो, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, टॉपिक खत्म करने के बाद गुनगुनाइए आप, और गुनगुना के आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को सब याद हो गया है और मैं समझ चुका हूं, तभी मानिए कि आप याद हो गए। और यदि आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप पनिशमेंट दीजिए अपने आप को। मेरी अगली थ्योरी है इसके बाद, पनिशमेंट है मोटिवेशनल थ्योरी। यदि आप उसको कवर कर लेते हैं 8 घंटे में, जितना आपने टारगेट डिसाइड किया, तो चाय पीने जाइए, एंजॉय करिए। और यदि आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो 1 घंटा कम सोइए, 1 रोटी कम खाइए, अपने आप को एक सजा दीजिए। जैसे आप ये थ्योरी चालू करते हैं, पनिशमेंट और मोटिवेशनल थ्योरी, तो आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, उसमें फोकस होना इंपॉर्टेंट है, अपना आकलन करना इंपॉर्टेंट है। और जो सफल विद्यार्थी होते हैं वो इसी पर फोकस करते हैं, इसीलिए वो कम पढ़ के भी पास होते हैं। तो इस थ्योरी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब आती कोचिंग क्लास जाना है या नहीं जाना है। एक और बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे कोचिंग क्लास करना है। देखो अजीत कुमार सर, हम अभी डिप्लोमा लास्ट ईयर में हूं, तो क्या हम सभी एग्जाम करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, तैयारी तो आप अभी से कर सकते हैं। सर मीडियम को कैसे चूज करें? मैंने आपको मीडियम के बारे में बता दिया। आशीष जी ने बड़ा अच्छा पूछा है। यदि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश कर लीजिए, और नहीं कंफर्टेबल हो तो आपका जो लैंग्वेज है वो लीजिए, है ना। तेज बहादुर जी मेरे से जुड़ चुके हैं, सुधीर कुमार जी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं सभी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम सिविल सर्विस IAS एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं और हम जनरल क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं जिसपे लोग प्रभावित होते हैं। अगला है कोचिंग क्लासेस, कि कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए मेरा मानना है आप पे डिपेंड करता है। यदि आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं तो मत लीजिए। यदि आप घर बैठ के तैयारी नहीं कर सकते, आप लंबा नहीं पढ़ पाते हैं, आपको माहौल चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी उपलब्ध है कोविड के बाद। मेरे से पूछेंगे तो मेरा मानना है कि आपको कोचिंग क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए 1 साल के लिए। उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? कोचिंग क्लास ज्वाइन करने से आपको सही गाइडेंस मिलता है, आप पढ़ाई से भटकते नहीं हैं, आपको अच्छा एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप के साथ आपको अपना कॉम्पिटिशन समझ में आता है, और समय समय पर टेस्ट देने से और नोट्स बनाने से, आंसर राइटिंग करने से आपको अपनी स्टेज मालूम होती है कि आप किस जगह पर हैं। तो मेरा मानना है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर करिए, ये मेरा अपना सजेशन है। और नहीं कर सकते तो बहुत सारे लोग, 30% लोग घर बैठ के भी तैयारी करते हैं, वो करके भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग नहीं लेना, लेकिन बहुत सारी कोचिंग आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। पेपर कठिन आया तो क्या करें? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा, सर पेपर कठिन आ गया, सर सिलेबस से बाहर आ गया। अरे मेरे दोस्तों, अगर सिलेबस से बाहर आया है तो सभी स्टूडेंट के लिए आया है, कोई भी सिलेबस के बाहर नहीं पड़ता। यदि पेपर कठिन आया है तो सभी स्टूडेंट के लिए कठिन आया है। आपको यह समझना पड़ेगा कि यह केवल आपके लिए नहीं है, और पढ़ने वालों के लिए कठिन पेपर हमेशा अच्छा होता है। पेपर कठिन उसी को नहीं लगता है जो पढ़ता नहीं है। जो नहीं पढ़ता है उसके लिए सब इजी है, और जो मेहनत करता है, पढ़ता है, उसके लिए पेपर हमेशा कठिन होता है। तो कठिन पेपर आना पढ़ने वालों के लिए अच्छा होता है। कोचिंग क्लास की बात हो गई। डर दबाव की स्थिति में क्या करें? देखो ये बात मैंने आपसे शुरू में ही बोली है कि इस एग्जाम के साथ आपको डर दबाव हमेशा लगा रहेगा। आप हमेशा डरते रहेंगे, सब चीज करते रहेंगे। तो इस स्थिति में आपको 3 चीजें करनी है। अपना ग्रुप तैयार करें। जब भी आपको डर लगे तो ग्रुप से डिस्कशन करें, तो आपका समय भी खराब नहीं होगा, ग्रुप आपको मोटिवेट करेगा। मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। आपको कुछ पेपर पढ़ने की इच्छा होती है, आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने की इच्छा होती है, आपको घूमने, आपका शौक घूमने का है, बात करने का है, पिक्चर देखने का है, संगीत सुनने का है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्त ये पार्ट है इस एग्जाम का, सभी एग्जाम का पार्ट है जो रहेगा। आपको अपने तरीके से इसको दूर करना है, आप अपनी चीजों को करिए। इसके लिए 2 चीज और कर सकते हैं आप। मैं इसके बारे में बात में करूंगा। इसके लिए आप 2 चीज कर सकते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। डर और दबाव की स्थिति में क्या करें? उसके लिए आप एक अच्छा मार्गदर्शक चुनिए और एक अच्छा ग्रुप चुनिए जो आपको डरने से बचाएगा, और अपनी इच्छाओं की चीज करिए कुछ समय के लिए, फिर से आप वापस आइए और ग्रुप डिस्कशन करिए, चाय पीने जाइए, घूमने जाइए। हम लोग ऐसे किया करते थे। मैं जब दिल्ली में था तो लादेन की चाय वाला दुकान वाला था, तो हम लोग अक्सर वहां जाए, जब भी हमें ऐसा लगता था तो हमें बहुत अच्छी भीड़ मिल जाती थी, और सभी लोग अपनी अपनी बात करते थे,
कभी मैं डरूं तो अरे भैया क्या डरने की क्या बात है, या कोई सामने वाला डरे तो हम उसको बोलते हैं अरे डरने की क्या बात है यार, करना तो है, करने आए हैं, डरो मत, एग्जाम जरूर निकलेगी। तो जब आपका ग्रुप अच्छा होता है तो आपको इस प्रकार से सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं आगे कि मैं जॉब में हूं, पढ़ाई कैसे करूं। देखिए आपके पास दो विकल्प है, या तो आप इस एग्जाम के लिए जॉब छोड़िए या जॉब में रहिए। अगर आप जॉब छोड़ सकते हैं, पूरे समय इसकी तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं छोड़ सकते तो आपके पास जो समय बचता है उसमें आपका समय पूरी तरह, अगर आपका 8 से 10 घंटे का जॉब है तो आपके पास 24 घंटे में से 6 घंटा सोइए, तब भी आपके पास 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं पढ़ने के लिए। ये पहली बात, उसका उपयोग पूरी तरह पढ़ने में करिए, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुई है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है, बिल्कुल उस पर फोकस करिए। दूसरी बात, आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपको जब समय मिलता है छोटी डायरी बना के जाइए, जिसमें आप सब्जेक्ट की चीजें लिख कर जाइए, जब भी समय मिले तो उसको रिवाइज वहां बैठ कर सकते हैं, वो आप एडिशनल यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, आप आजकल मल्टीमीडिया वीडियो अपने मोबाइल्स आ चुके हैं, सब चीज आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, तो इंपॉर्टेंट चीजों को जॉब करते समय आप कान में ईयरफोन लगा के भी आप अपनी नौकरी करते हुए भी आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चूंकि आपके पास जॉब है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसके साथ साथ भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप जॉब में होते हैं तो आपको दुनिया का अंडरस्टैंडिंग अधिक होती है। जब दुनिया की अंडरस्टैंडिंग अधिक होती है तो आपके लिए प्री और मेंस को समझना आसान होता है उस गांव के बच्चे से अधिक। तो आप एक पहले से एक अच्छी जगह पर हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और जॉब के समय आप पेपर पढ़िए जब आप ऑफिस में जाते हो, क्योंकि थोड़ा उस समय अगर आप ऑफिस में पेपर पढ़ने को देते हो तो कोई मना नहीं करता। आप YouTube वीडियो को कुछ समय के लिए देते हो क्योंकि ऑफिस में हो सकता है आपके पास इंटरनेट भी, अगर आपको ऑफिस ने दिया है तो डेटा भी आपके पास होता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जॉब में रहते हुए भी ये पढ़ाई कर सकते हो। देखिए सब चीज बहाने हैं, आपको एग्जाम निकालना है तो आपको समय निकाल के पढ़ना पड़ेगा। सही उत्तर कैसे लगाएं, ये बात अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं लेकिन सही आंसर नहीं लगा पा रहा हूं। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप पढ़ते हैं पुस्तक को, कोचिंग क्लास को पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, आप जब उत्तर लगाते हैं तो आपसे उत्तर नहीं बनेंगे, हमसे भी नहीं बनते थे। मुझे गाइड किया गया कि आप एक काम करो, आप उत्तर गलत हो गया तो फिर से उसी पॉइंट में जाके पढ़ो, उसी बुक से या नोट से पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका आंसर कहीं ना कहीं वहां दिया था, आप उसको बारीकी से नहीं पढ़ पाए। तो वहां पे हम गलती करते हैं। अगर आपसे सही उत्तर नहीं लग रहे हैं, अब आप मार्किंग सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको बारीकी से पढ़ें। जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप कहां गलती कर रहे थे। और समय के साथ साथ गलती लिखते जाइए डायरी में। मैं डायरी लेखन की बात की थी 6D सिद्धांत में पिछले वीडियो में, तो डायरी में लिखते जाइए ताकि अगली बार पढ़े तो वो गलती ना हो। तो इस प्रकार की गलतियों के साथ साथ आप उत्तर को सही कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जिससे आपको मालूम होगा कि आप कहां गलती करते हैं और उसमें सुधार करेंगे। ऑनलाइन स्टडी, देखिए ये भी एक अच्छी बात है। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी पढ़ें या ना पढ़ें। मेरा इसमें 3 का बात है। ऑनलाइन में मटेरियल उपलब्ध है, अच्छे वीडियोस भी आ रहे हैं, सब चीज आ रहे हैं, लेकिन उसमें 3 समस्या है। वीडियो बहुत अधिक आ रहे हैं, यानी मटेरियल बहुत अधिक है, तो कौन सा बेस्ट मटेरियल है उसकी समस्या है। दूसरी बात है कि जब एक बार देखने के बाद जब रिवीजन करते हैं तो फिर से पूरा वीडियो देखना पड़ता है। यदि बुक्स और नोट्स से पढ़ते हैं आप तो निशान लगा के पढ़ सकते हैं, और निशान लगा के पढ़ेंगे तो आपको उसको लाभ मिलेगा। आप कम भी पढ़ेंगे अगली बार, या वो सिनॉप्सिस बना लेंगे तो कम भी पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं है। और तीसरी बात, वीडियो कंटेंट कब डिलीट कर दिए जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका वीडियो का लाभ लीजिए। अपने नोट्स में लिख लीजिए कि किस चैनल में ये लिखा हुआ है, और कंटेंट को मैं चाहूं तो नोट्स में लिख लीजिए। जैसे मैंने बताया ना कि YouTube वीडियो में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अगर लिख लेते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। पांच मिनट का बाकी है, उसके बाद मैं आपके प्रश्न ले लूंगा। तो ऑनलाइन आप लाभ ले सकते हैं जहां पे आपको आवश्यकता है, लेकिन कंटेंट को आप नोट करते जाइए ताकि अगर बहुत अधिक कंटेंट हो, डिलीट करने का हो तो समस्या नहीं होगी। इस बार बहुत सारे बच्चों ने यूपीएससी में ऑनलाइन करंट की तैयारी की थी क्योंकि उनको मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उनको ऑनलाइन से बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाए। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते उनका इतना मटेरियल हो गया, करो MB में हो गया, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाए, और रिवाइज नहीं कर पाए तो उन्हें याद भी नहीं रह पाई। इसलिए बुक से पढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, और ऑनलाइन की चीजों को आप नोट्स बनाते जाइए। डिस्ट्रक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। कौन कौन सी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं? कॉमन था, सभी लोग बताते हैं सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। जितने भी टॉपर्स होते हैं हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। सोशल मीडिया से दूरी क्यों बनाइए? क्योंकि ये आपको इंपैक्ट करती है, बहुत सारी फालतू की चीजें होती है जो आपको प्रभावित करती है। दूसरी चीज है ट्रेंड्स, कि इस बुक से अरे यार इस नोट से इतने क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री से इस बार 16 क्वेश्चन आ गए तो हम अगली बार हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आ गए ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इस बुक से इतने आ गए, इस कोचिंग से इतने आ गए, इस कोचिंग से इतने लोग निकले। देखो दोस्त, ना कोई कोचिंग से निकलता है, ना कोई बहुत सारी बुक्स पढ़ने से निकलता है, सही दिशा में पढ़ने से चीजें निकलती हैं।
और मैंने फिर बोला हूं आपको कि 48 में सिलेक्शन है आपका, तो आपको 75% जो फैक्चुअल चीजें वो तैयार कर लो, और आपको भागना नहीं, आपको सबको बराबर तैयार करना है। इस बार हिस्ट्री से अधिक आए तो अगली बार ज्योग्राफी से अधिक आ सकता है, इस बार पॉलिटी से अधिक आए तो अगली बार साइंस से अधिक आ सकता है, एनवायरमेंट से अधिक आ सकता है, करंट से अधिक आया तो अगली बार किसी और से आ सकता है। देखिए हर साल का ट्रेंड्स अलग होता है, इसीलिए आप सभी सब्जेक्ट को अपने स्तर पर पढ़ने का प्रयास करिए, किसी के पीछे मत भागिए, ना कोचिंग क्लास के पीछे भागिए, ना टीचर के पीछे भागिए, ना पुस्तकों के पीछे भागिए, ना ही कोई सब्जेक्ट के पीछे भागिए। ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम की तैयारी मत कीजिए। क्या होता है कि लोग जल्दी कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं और वह डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, वो एक एग्जाम पर फोकस नहीं रख पाते हैं। फिर लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी। देखिए मैंने बोला हूं 1% लोग ही जो एक साल में पास होते हैं, 1 से 2% लोग, अन्यथा जो 95% लोग हैं वो 2, 3, 4 साल में पास होते हैं। तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जॉब, अर्थात घर में पिताजी बोल रहे हैं कि आप तेरे को पैसा नहीं दे पाएंगे, बहुत समय हो गया, अभी तक गांव वाले बोलने लगे कि कलेक्टर अब बन रहा है, कुछ तो कर नहीं रहा है, या गर्लफ्रेंड बोले या बॉयफ्रेंड बोले कि भैया मेरी पिताजी मेरी शादी करने वाले हैं, तुम जल्दी से कोई जॉब ढूंढो। तो इस सब कारणों से दौड़ खास पड़ी ना आपने, या तो जिसके पीछे भागोगे वो मिलेगी, या तो नौकरी के पीछे भागो तो नौकरी मिलेगी, छोकरी के पीछे भागो तो छोकरी मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे जॉब के पीछे नहीं, जल्दबाजी में जॉब नहीं ढूंढना है, समस्या होगी, पेशेंस मांगता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। घर के, मोहल्ले के, क्षेत्र के झगड़े, हम छोटे मोटे झगड़े करने लगते हैं, दोस्तों झगड़े करने लगते हैं, अपने परिवार में झगड़े करने लगते हैं, हम नेतागिरी करने लगते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। देखो दोस्त, ये समय नहीं, ये बड़ा नुकसान करता है। और एक बार अगर आप पूरे केस बन गए ना, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ, जिनका लॉ में सिलेक्शन हुआ, वो उनके ऊपर केस चालू है, उनकी नौकरी नहीं लगी सिलेक्शन होने के बाद भी। तो ये ध्यान रखें कि आपके ऊपर किसी प्रकार का केस ना हो, आपको नेतागिरी नहीं करनी है, आपको झगड़े नहीं करने। ये समय केवल आपको एग्जाम को फाइट करने का। जिस दिन आप एग्जाम निकाल लोगे ना, उस दिन लीडर अपने आप बन जाओगे। इसके बाद आपको बहुत सारी सलाह, बहुत सारी पुस्तकों, बहुत सारी सलाह से बचना है, ज्ञान से बचना है। देखो क्या है, मैं आपसे बता दूं, मठाधीश एक कॉमन कंसेप्ट है। जब मैं गया था दिल्ली तो मुझे बोला गया कि इस व्यक्ति से मिल लो, इसने कई बार प्री निकाला है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे लिए प्री निकालने वाला व्यक्ति बड़ा होता था, हम मिलने गए। वो किसी कोने में बैठा था, उसने 6 बार प्री निकाला हुआ था, और उसके पास में 2-3 लोग बैठे थे, 2-3 लोग नीचे बैठे थे, 2-3 लोग चाय बना रहे थे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि जो वो बैठा सबसे नॉलेजेबल बंदा है, और जो 2 बैठे हैं वो उनको 1 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, नीचे जो बैठे उनको 2-3 महीना हुए हैं, और जो चाय बना रहे हैं वो अभी अभी आए। मतलब वो बन गया कौन? गुरु तुम्हारा। और चेयर में आपके जो उसके साथ बैठे हुए चेयर वो बन गए चेले, नीचे बैठे वो बन गए भक्त, और जो चाय बना रहे वो बन गए सेवादार। तो इस प्रकार की चीजें, ज्ञान देने वाले हजारों लोग मिलेंगे। दोस्तों, फोकस करना है पढ़ाई पे, स्टडी पे ध्यान देना है, सिलेबस पे ध्यान देना है, मेहनत पे ध्यान देना है, अपनी गलतियों पे ध्यान देना, उस पे काम करना है। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना, बहुत सारे ज्ञान लेना भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मेरा मानना है कि बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है, सही चीजों के पीछे भागना है। इसके बाद मैंने जो 6D और 6M सिद्धांत बताए थे पिछले वीडियो में, उसे देखिए। उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई इससे संबंधित, ठीक है ना, कि डिसीजन लेना है, डिटर्मिनेशन लाना है, डेडिकेशन लाना है, डायरेक्शन सही करना है, आपको डिस्ट्रक्शन से बचना है, डिसिप्लिन रहना है, और डायरी लेखन करना है। ऐसी बातें बताई थी। 6M के बारे में बात आई थी। गुरु मार्गदर्शक हो सके तो यदि कोई एग्जाम में पहले निकल चुका है तो उसको फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम निकाली है, उसे मालूम है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। मेरा यह मानना है कि अगर आपको ऐसे मार्गदर्शक गुरु नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन भी ऐसे मार्गदर्शक उपलब्ध हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये भी मार्गदर्शक बहुत सारी चीजें बताए तो उसको भी नहीं ध्यान देना है। कम चीजों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, कम पुस्तकों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और चीजों को समझना है, ये ध्यान रखना है। तो मार्गदर्शक आप एक चुनिए, मार्गदर्शक आपको बताएगा कि कैसे करना है। और इस मार्गदर्शक के होने से आप जब वो डिमोटिवेट होंगे, डर और दबाव की स्थिति होगी, तो वो भी इसको दूर करेगा, ये आपको लाभ देगा। इसके बाद ग्रुप संगत। देखो, जैसी ग्रुप होगी वैसे ही आपकी विचारधारा होगी, और जैसी ही आपकी विचारधारा होगी वैसे ही आपके एक्शन होंगे। मेरा हमेशा मानना रहा है कि जिस चीज की आप तैयारी करें वैसा आपका ग्रुप होना चाहिए। तो सिविल सर्विस के लिए आपका ग्रुप सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला ही होना चाहिए। वो आपको आपकी गलतियों को बताएगा। वो जब आप उसको आप खाली समय में डिस्कशन करोगे तो आपको नई चीजें मालूम होगी। आप उससे मैं क्या करता था, मैं शर्त लगाता था किसी विषय को लेकर, और जो हारता था वो चाय बनाता था या चाय पिलाता था। तो एक चाय पिलाना और चाय पिलाना देना भी बड़ी बात होती है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला शर्त हारना नहीं चाहता,
इस कारण वो अधिक पढ़ाई करता है, और ग्रुप संगत उसमें सपोर्ट करता है। डर और दबाव की स्थिति में दोस्त सपोर्ट करते हैं, और जब माता पिता परिवार साथ में नहीं होता तो आपका ग्रुप आपके लिए एक बड़ी पूंजी होती है जिसपे विशेष फोकस करना है आपको। अच्छे लोगों की संगत बनाइए, अपने से अच्छे लोगों को ग्रुप में शामिल करिए। यदि कोई आपसे कमजोर बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपकी राइटिंग स्किल नहीं जुड़ पाएगी, आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी नहीं जुड़ पाएगी। तो आपके ग्रुप में आपके बराबर या आपसे अच्छे लोग होने चाहिए ताकि आपकी गलतियों को सुधार सकें और आपके साथ अच्छा डिस्कशन कर सकें। तो अच्छा ग्रुप और संगत पे फोकस करिए। अब आते हैं लास्ट में, हमारे इन सब को लेके बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं, जो मैंने बात बोली, नोट्स की बात बोली, यूपीएससी में किन किन चीजों का ध्यान रखें, ग्रुप संगत जैसे मैंने ग्रुप की बात की, ग्रुप बनाओ की बात की, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हम लगातार बनाते आए हैं। ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस का आप लाभ ले सकते हो कि संगत की बात की है मैंने, विकल्प कैसे बनाएं, ये सब चीजें जो हैं आप चाहो तो इन वीडियो का सारा, ये भी देखो प्रतियोगिता परीक्षा में समय का प्रबंधन कैसे करें, प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर समय का प्रबंधन कैसे करें, ऐसे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। और इन वीडियोस पे जाकर भी, छू लो आसमान किसने रोका है, यूट्यूब में जाकर भी आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हो। मेरे पेज में आकर भी, लोकेश कुमार लारे के पेज में आकर भी इस प्रकार का लाभ ले सकते हो। और मेरा मानना है कि ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी, हर क्वेश्चन को लेकर, हर चीजों को लेकर। मैं आपसे यही बोलूंगा, सही पढ़ने की आवश्यकता है, सही मेहनत करने की आवश्यकता है, और मैं चाहूंगा कि आप उस जगह पे जाइए जहां पे जाना है। मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात को अंत करूंगा कि मैं जब तैयारी करता था तो मेरे सामने एक सफल विद्यार्थी रहते थे, अफसर थे, जो किसी दूसरे एग्जाम में निकले थे, तो मैं उनको फॉलो करता था। तो रात को 2 बजे सोते थे तो हमारी लाइट उनके बाद ही बंद होती थी, क्योंकि मैंने सुना हूं कि अगर टॉपर से आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो दिल्ली में मुखर्जी नगर में मैं तभी सोता था जब वो सो जाया करते थे। एक रात ऐसी हुई कि रात भर उनकी लाइट जलती रही और हम पढ़ते रहे, सुबह 7 बजे हम सोए। हर दिन शाम को हमारे पास चाय पीने आते थे। शाम को चाय पीने आए तो हमने बोला, सर आप तो इस बार बहुत पढ़े, आप तो सुबह तक पढ़ते रहे, और हमने टारगेट किया कि आपसे 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो हम भी जबरदस्ती पढ़ते रहे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं रात को पढ़ नहीं रहा था, रात को पार्टी में गया था। तो ये चीजें कंपटीशन से, माहौल से आती है। आपका गुरु अच्छा होगा तो आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है। तो यूपीएससी कोई कठिन चीज नहीं है दोस्तों। अंतिम में बोलूंगा, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसको नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी एग्जाम है, कोई भी व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है। 50% लोग इसमें सामान्य लोग सेलेक्ट होते हैं, 50% लोग बीए बीएससी वाले सेलेक्ट होते हैं, हिंदी मीडियम के अन्य छात्र के लोग भी 50% सेलेक्ट होते हैं। तो आपके सामने मैंने आज एक स्ट्रेटजी बताई है, आप इससे चर्चा करिए, आप लोगों को बात करिए। मेरे ख्याल से आपने जितने भी क्वेश्चन बने वो भी सब कुछ हो चुके हैं। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, और इतने लोगों का लगातार बने रहने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं। अंतिम में मेरे साथ रानू जी, गोपाल जी और ललन यादव जी मुझे दिख रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप तैयारी करिए, अपने बच्चों को तैयारी कराइए, और इसी प्रकार से आप एक स्ट्रेटजी का पालन करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगले वीडियो हमारे प्री का स्पेशल आएगा, मेंस का स्पेशल आएगा, और इंटरव्यू का स्पेशल आएगा। छूलो आसमान की टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई है, आपके साथ है। आप मुझे इसी में कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्न कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं ले सकते हैं। मैं आपको आंसर, या मेरी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रहा है? क्यों? कोई लंबा तो होना ही था, 1 घंटा 40 मिनट का ना।